हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं वो साथी? आशा करते हैं आपसे पढ़ाई लिखाई मस्त जबरदस्त जिंदाबाद चल रही है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग घटना चक्र देख रहे थे भूगोल का। तो अभी हम लोग भूगोल घटना चक्र देखेंगे भूगोल के घटना चक्र में हम लोगों ने अभी तक में क्या क्या पढ़ लिए हैं, इस समान परिचय को खत्म कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ ये देखिए, ये भौतिक विभाजन सबको भी हम लोग समाप्त कर चुके हैं। यहाँ देखिए हिम, जिसमें कि आपको प्राकृतिक प्रदेश आएगा, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा, आपको घाटियां आएगा, चोटी आएगा, दर्रा आएगा, हिमरेखा आएगा, पहाड़, तटीय भाग, पूर्वीय घाटियां, द्वीप समूह, ये सब चीजों को हम लोगों ने समाप्त कर दिए हैं। भारत के राज के संसदीय प्रदेश एवं जनजाति को अपवाद तंत्र, भारत का अपवाद तंत्र आदि सबको क्या समाप्त कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ से आइए, देखिए दक्षिण भारत की नदियां, ये दक्षिण भारत की नदियां भी हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो जलवायु को भी समाप्त कर चुके हैं, प्राकृतिक आपदा में मिट्टी को भी समाप्त कर चुके हैं। ठीक है। बहुत देखिए नदी घाटी परियोजनाओं को भी समाप्त कर सकते हैं। आज जो है हम लोग का टॉपिक होगा, वो अभी हम लोग शुरू करेंगे किसका? कृषि से रिलेटेड स्टार्ट करेंगे। कृषि अभी हम लोग शुरू करेंगे किससे? कृषि का। देखिए कृषि का हम शुरू करते हैं। कृषि के अंतर्गत कौन कौन टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे? अभी पढ़ेंगे तो हरित क्रांति को पढ़ेंगे, खाद्यान्न फसलें पढ़ेंगे, नकदी फसलें, तिलहन, दलहन, रेशम, बागवानी फसलें, झूम कृषि, कृषि विधि, उसका पशुपालन के विधि, पशुपालन, उसके खनिज संसाधन पे आते थे। कृषि में इतना का पढ़ लेंगे। ठीक है, पहले कृषि को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद चलेगा कौन सा? खनिज संसाधन चलेगा। उसके बाद उद्योग, भारत के परम अनुसंधान केंद्र, परिवहन, पर्यटन स्थल, विविध। ठीक है। थोड़ा सा अगला टॉपिक है, आज इससे इन कोशिश करेंगे यहाँ तक समाप्त करने का। ये क्लास जो आपको चलेगी 2 घंटे, एक क्लास चलेगा 2 घंटे में, जहाँ तक टॉपिक को कवर करना चाहेंगे कवर करेंगे। फिर इसके बाद हमें लगता है कि आज या तो कल तक में पूरी तरह से इंडियन ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे विश्व का भूगोल। किसका शुरू करेंगे दोस्त? विश्व का भूगोल। ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग अभी कृषि के टॉपिक को देखते हैं। कृषि कहाँ से स्टार्ट होगा? 203 से 208। ये देखिए, ये कृषि का टॉपिक है। कृषि के टॉपिक में ये जो थ्योरी दिया हुआ है, थ्योरी को हम लोग अभी स्किप करेंगे, सीधा इसके क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। अब क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे और इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर इसका आता है पहला, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आता है दोस्त? कहता है आपको अस्थाई कृषि, अस्थाई कृषि प्रारंभिक रासायनिक कृषि के लिए वह किस तरह भिन्न है? बताइए, अस्थाई कृषि पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला इसका ऑप्शन है, यह अस्थाई कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है। क्या यह बात सही है? 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। ड्रॉ ही ठीक है। अस्थाई कृषि पारंपरिक रासायनिक कृषि के किस तरह भिन्न है? बताइए किस तरह भिन्न है? क्या भैया अस्थाई कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है? आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट इसका ऑप्शन क्या है। देखिए, जिन भी भाइयों को ये स्लो लगेगा, कृपया कर वीडियो को आगे चल के जैसे समाप्त हो जाएगा वीडियो, उसके बाद आप इसको स्पीड में करके देख सकते हैं। डेट 1.5 का स्पीड या 2.2 का स्पीड आप इसको देख सकते हैं। किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि की एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। इनको 2 नंबर में क्या कहता है? पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह के परिघटना अस्थायी कृषि के दृष्टिगोचर नहीं है। क्या ये बात सही है? बताइए। पारंपरिक, देखो भैया, पारंपरिक रासायनिक कृषि अधिशुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में भी अस्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। क्या ये बात सही है? देखो भैया, पारंपरिक रासायनिक कृषि जो होती है अर्धशुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में अस्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। ठीक है, पहला ये भी सही हो जाएगा। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का ऑप्शन है, इसमें कहता है पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि होती है, किंतु इस तरह की परिघटना अस्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं है। यह भी बात सही है। ठीक है। पारंपरिक कृषि जो होती है दोस्त, वो क्या करते हैं? मृदा की लवणता को वृद्धि करता है। ठीक है, मृदा की लवणता को क्या करता है दोस्त? वृद्धि करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है इसका 3 नंबर, जो है ना, 3 नंबर इसका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। ठीक है। मल्चे बनाने के, मल्चे मतलब मल्चिंग की प्रथा अस्थायी कृषि से काफी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। कि ये बात सही है? मल्चिंग बनाने की प्रथा जो है अस्थायी कृषि के लिए काफी महत्वपूर्ण है, किंतु इसे पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसा प्रथा आवश्यक नहीं है। तो चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं।
डिस्कशन में बोलता है दोस्त कि प्रकृति के साधनों का बिना दुरुपयोग या प्रदूषित किए अधिकतम उपयोग करने वाली कृषि की विधि को अस्थायी कृषि कहा जाता है। अस्थायी कृषि किसे कहते हैं? प्रकृति के साधन का बिना दुरुपयोग या प्रदूषित किए अधिकतम उपयोग करना है कृषि की विधि का कहते हैं, अस्थायी कृषि कहते हैं दोस्त। ठीक है, इनमें से क्या होता है? मृदा आएगा, इनमें मृदा, जल, प्राकृतिक रूप से या निर्मित खाद एवं उसके संरक्षण के लिए कम रोटेशन एवं मल्चिंग विधि के तहत मिट्टी को ढकना आदि अपना कर कृषि की जाती है। ठीक है, अतः 1 और 2 4 तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्त, कृषि में शून्य जुताई का एक क्या लगभग है? बताइए, कृषि में शून्य जुताई के क्या लगभग है, क्या है बताइए? कि पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है? क्या ये बात सही है? पिछली फसलों के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं का बुआई संभव है? क्या ये संभव हो जाता है दोस्तों? हाँ बिल्कुल भैया, पिछली फसलों के अवशेष को बिना जलाए गेहूं की बुआई भी संभव है। चावल की नई पौधे की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का या नम मृदा में सीधे रोपना संभव है? क्या चावल की नई पौधे की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण करना यह संभव है? बताइए, क्या यह संभव है? बिल्कुल, यह भी भैया संभव है। मृदा में भैया कार्बन पृथक्करण संभव है? हाँ, मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? एक, 1 2 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, डिस्कशन बोलता है शून्य जुताई अर्थात खेत की जुताई किए बगैर अगली फसल बोने के निम्नलिखित लाभ है। फसल लागत में कमी, पिछली फसल के अवशेष को खेत में छोड़ दिया जाता है जिससे वह सड़ कर खाद बनता है। ठीक है, जिससे भी इससे उर्वरक उपभोग में भी कमी आती है और धान की नर्सरी बनाने के बजाय सीधे बुआई के समय श्रम की भी बचत होती है और फसल द्वारा वायुमंडल से अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा में मिल जाती है जिससे वायुमंडल के कार्बन पृथक्करण हो जाता है। ठीक है, आप समझ गए? देखो सिंपल सा बात है, शून्य जुताई अर्थात खेत की जुताई के बगैर अगर हम अगली फसल को बो देते हैं, इससे क्या हमको फायदा होगा? जो पिछली बार जो फसल लगा हुआ था, ठीक है, वो क्या कर सड़ जाएगा और एक खाद की तरह काम करेगा और हमारी फसल लागत में क्या करेगा? कमी करेगा। ठीक है, जिस और फसल लागत में कमी करेगा, जो पिछली फसल का सड़ जाएगा, उसको सड़ में क्या होगा? खाद की तरह वो कार्य करेगा जिससे उर्वरक और उपभोग में क्या होगा? कमी आ जाएगा। फिर वो कहता है धान की नर्सरी बनाए बजाय धान की नर्सरी को बनाए बजाय सीधे अगर बुआई से समय और श्रम की भी बचत होती है, सीधे बुआई करते हैं तो क्या होता है? श्रम की बचत होगी और क्या कहते हैं? बुआई भी हो जाएगी। फसल द्वारा वायुमंडल को अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा में मिल जाती है। फसलों में क्या होता है? वायुमंडल से अवशोषित जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है क्या मृदा में मिल जाएगी जिससे वायुमंडल में क्या होता है? कार्बन की पृथक्करण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्त, कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ है? बताइए, कृषि में फर्टिगेशन क्या लाभ है? सिंचाई जल की क्षारता नियंत्रण संभव है। कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ है? सिंचाई जल की क्षारता का नियंत्रण संभव है। रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेट उर्वरक का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। क्या ये बात सही है दोस्त? बताइए, क्या बात सही है? बिल्कुल। सिंचाई के लिए जल की क्षारता का नियंत्रण नियंत्रण संभव है, ये भी बात सही है। ठीक है, 2 में बोलता है रॉक फॉस्फेट एवं सभी अन्य फॉस्फेट उर्वरक का सफलता के साथ प्रयोग संभव है। क्या ये बात सही? ना भैया, ये बात सही नहीं है। पौधे के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किया जा सकता है। बताइए, पौधे के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किया जा सकता है? बिल्कुल वाला बात। रासायनिक पोषक को निच्छालन में कभी संभव है? बताइए, रासायनिक पोषकों को निच्छालन में कभी संभव है? कमी संभव है? क्या ये बात सही है? बिल्कुल, ये भी साथ सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 3 4 हो जाएगा। चलिए इसका देखते हैं डिस्कशन। फर्टिगेशन क्या होता है? जल में उर्वरक को घोलकर सिंचाई विधि से जल में भी आवश्यकता अनुसार रसायन मिलाकर उसकी क्षारता का नियंत्रण किया जा सकता है। घुले उर्वरक से सिंचाई द्वारा पौधे में पोषक के लगभग 2 गुना मात्रा अवशोषित होती है जिससे रासायनिक पोषणों का भी निक्षारण में कमी आती है। ये फर्टिगेशन विधि द्वारा या मुख्यतः नाइट्रोजन, पोटास आदि जल में क्या होता है? घुलनशील उर्वरक का उपयोग होता है। ठीक है, रॉक फॉस्फेट या फास्फोरस के कई उर्वरक को जल में घुलनशील नहीं है, इस विधि द्वारा प्रयोग का उपयोग नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस किस पद्धतियों को भी परितंत्र अनुकूलित कृषि माना जाता है? बताइए, क्या फसल विधि रूपन को सिंह अधिकार को भी टेंसियोमीटर का प्रयोग करके ऊर्ध्वाधर कृषि करके भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में किन किन पद्धति को परितंत्र अनुकूलन कृषि मान्यता है? बताइए, किसको किसको मान्यता है? वो भी फसल विधि रूपन को भी मानते हैं, सिंह आदित्य को भी मानते हैं, फिर टेंसियोमीटर का उपयोग करके भी मानते हैं, फिर ऊर्ध्वाधर कृषि का उपयोग करके भी हम लोग क्या परितंत्र पर अनुकूलन कृषि माना जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4 डी। ठीक है, देखो भैया, भारत में परितंत्र अनुकूलन कृषि में विकल्पगत सभी विधियों को अपनाया जा रहा है।
जिसमें सीम अधिक है। दलहनी फसलों की अधिकता से भैया प्राकृतिक रूप में मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ती है। दलहनी पौधों की अधिकता से क्या होता है, प्राकृतिक रूप में मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ती है। टेंसियोमीटर फसल की सिंचाई की जरूरत को बढ़ाता है, जिससे नियंत्रित फसलों से उत्पादित विभाजता और जल बचत भी होती है। ठीक है। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है, बताइए। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? MS स्वामीनाथन जी ने, एस अध्यापन ने, या KB थॉमस ने, SS रंधावा ने। बताइए भारतीय कृषि का जो इतिहास है किसने लिखा है दोस्त? भारतीय कृषि का इतिहास लिखा है SS रंधावा। MS रंधावा ने। किसने लिखा? MS रंधावा। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है दोस्त? MS रंधावा ने लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे होता है निम्नलिखित कथनों को भैया पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। भारत को भैया कथन नंबर 1 है, भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया। क्या यह बात सही है? बिल्कुल भैया यह कथन गलत है। ठीक है, कथन क्या गलत है कि भारत को भैया 20 जलवायु क्षेत्र में नहीं, 15 कृषि जलवायु प्रदेश में वर्गीकृत किया गया भारत को। ठीक है, भारत को 15 कृषि कृषि प्रदेश में बांटा गया। क्या यह बात कारण सही है? भारत को क्या कथन कारण क्या कहता है कि भारत को भैया 15 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया। क्या यह बात सही है? बताइए। नहीं, भारत को कृषि परिस्थिति प्रदेश में भैया 15 को नहीं बांटा गया, 15 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। ठीक है, 15 कृषि। अब बाकी 20 प्रमुख कृषि परिस्थिति, मतलब एक दूसरे अपोजिट कर दिया है। अगर यहीं पर अगर ये इसको ऊपर कर देता, मतलब क्या कहते हैं, 15 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया, ये बात सही है। क्योंकि भारत को क्या कहते हैं, 20 कृषि परिस्थिति प्रदेश में बांटा गया है। देखिए एक दूसरे का नंबर करके अब अपोजिट कर दिया है, ये क्वेश्चन दोनों गलत होगा। पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र में, पश्चिमी हिमालय प्रदेश का कवरेज क्षेत्र ज्यादा है। क्या बोलता है? पश्चिमी हिमालय का जो शीत शुष्क परिस्थिति प्रदेश है, उसका कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज्यादा है। क्या ये बात सही है? नहीं, ये भी बात गलत है। ठीक है, इसका आपका जो है ना बोलता है क्या इसमें से सभी तीनों गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन तीनों गलत है। किसमें सही है? कथन बी में कहता है तीनों गलत है। ठीक है, आइए इसका हम देखते हैं डिस्कशन। तो भारत के योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु, 15 कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश में वर्गीकृत किया है। कितना? 15 कृषि जलवायु प्रदेश में इसको वर्गीकृत किया है। ठीक है, अतः कथन ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। और उसके बाद कहता है राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण में भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर ने भी है भारत को 20 प्रमुख कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश में विभाजित किया गया है। 20 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश में 20 20 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश में विभाजित किया है, 15 कृषि जलवायु प्रदेश में। देखिए जस्ट ऑप्शन में क्या था दोस्त, अपोजिट कर दिया था। ऑप्शन में कहा था 20 गो कृषि जलवायु, नहीं 20 गो कृषि जलवायु नहीं, 15 कृषि जलवायु होगा। और 20 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिमालय प्रदेश का विस्तार लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। ठीक है, जबकि पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क परिस्थिति प्रदेश का जो आच्छादन होता है वो लद्दाख के संपूर्ण क्षेत्र में एवं जम्मू कश्मीर और हिमालय क्षेत्र के कुछ क्षेत्र में भी है। अतः प्रश्न 3 भी क्या गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश में एग्रो लॉजिकल क्षेत्र है। बताइए देश में एग्रोलॉजिकल क्षेत्र है कितना है भैया? 15 गो है, 17 गो है, 18 गो है, 20 गो है। कितना हो जाएगा? देश में जो एग्रोलॉजिकल क्षेत्र है वो जगह 20 गो है। अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कि भैया भारत में जो है कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र जो है 20 गो है, और भारत के जो कृषि जलवायु परिस्थिति में विभाजन किया 15 गो विभाजन किया है। ठीक है, कृषि परिस्थिति के उप क्षेत्र कितना हो जाएगा? उप क्षेत्र हो जाएगा 260 गो। ठीक है, और इसका जो वर्गीकरण होता है दोस्त किसने भैया? मिट्टी, जलवायु तथा प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर किया जाता है। ठीक है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितना है? बताइए। एग्रो इकोलॉजिकल में कृषि कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र। ठीक है, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र का जो संख्या है वो दोस्त 20 गो है। कितना है? 20 गो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। पी सेन गुप्ता और सी सदास यू करे। पी सेन गुप्ता और श्री जी सदास युग ने भारत का भैया कितना परसेंट, कितना लघु कृषि प्रदेश में बांटा है? बताइए लघु कृषि प्रदेश में कितना बांटा है? बताइए। ये इसका अवजय 60 नंबर। उप लघु कृषि मतलब उप क्षेत्र कितना था इसका? 60 गो था। उप क्षेत्र कितना था? 60 गो था। ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ जनगणना भारत सरकार ने 1968 ईस्वी में डॉक्टर मिसिपी सेन गुप्ता और रसियन भूगोल
रशियन भूगोल वक्ता डॉक्टर गलिना सदायुक्त ने अध्ययन पर आधारित एक प्रबंधन प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने भारत को भी 60 लघु कृषि क्षेत्र में बांटा है। ठीक है, भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः भारत की शुष्क पेटी अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है। बताइए क्या यह बात सही है? भारत की जो शुष्क पेटी है, शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि पे आधारित है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल भैया, ये बात सही होगा। इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है, ये भी बात बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भारत के शुष्क क्षेत्र में या सिंचाई आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराकर इन क्षेत्रों में हरित क्रांति लाई जा सकती है। ठीक है, कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मूल है, परंतु वह निर्वाह कृषि की है। ठीक है, फिर तो वह क्या है? निर्वाह कृषि की है। ठीक है, तो कथन क्या होगा? दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है दोस्त, भारत भारत के भैया खाद्य एवं पोषक सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों के भैया बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने के भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इनकी अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बदताएं हैं? बताइए। जो बोलता है भारत के खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों के भैया बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने के भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाधाएं उत्पन्न होती है? क्या कोई भी राष्ट्र बीज नीति नहीं बनी है? क्या कोई भी राष्ट्र बीज नीति नहीं बनी है? क्या यह बात इसका बाधा है? नहीं दोस्त। ठीक है, ये बात नहीं सही नहीं है। कौन सा ये बात सही नहीं है? ये गलत वाली बात हो जाएगा। ठीक है, निजी क्षेत्र के बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्री और सब्जियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति का कोई भी सहभागिता नहीं है। क्या यह बात सही है? नहीं, ये भी बात सही नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्त, वो होगा निम्न मूल्य एवं उच्च परिणाम वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति का अंतराल है। ठीक है, निम्न मूल्य एवं उच्च परिणाम वाली फसलों के मामले में क्या आता है? गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति का अंतराल आता है। इसलिए क्या होता है दोस्त, क्योंकि भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों के बीज प्रतिस्थापन दरों के बढ़ाने के भविष्य के साथ खाद के लक्ष्यों प्राप्त करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाए सी नंबर। आइए देखते हैं दोस्त, चूंकि राष्ट्रीय बीज नीति 2002 अस्तित्व में आया है। ठीक है, राष्ट्र नीति कब आया दोस्त? अस्तित्व में 2002 में आया। ठीक है, एक इसलिए अभी अतः कथन एक असत्य है। ऐसा नहीं है कि भैया निजी क्षेत्र के बीज कंपनियों गुणवत्ता वाले बीज की पूर्ति कोई सहभागिता नहीं है, लेकिन निजी क्षेत्र की कंपनियां सामान्य निम्न परिणाम और उच्च मूल्य वाले बीजों के उत्पादन में भी यही संलग्न है, जिसमें कुछ चुने हुए कृषि की आवश्यकता ही पूरी किया की होती है, किंतु गुणवत्ता वाले बीजों के भी संबंध में मांग पूर्ति अंतराल रहता है। कथन 3 सत्य है। ठीक है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय या किस वर्ष स्थापित की गई? बताइए, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित की गई थी दोस्त? 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित की गई थी। कब? 1960 ईस्वी में प्रथम विश्व कृषि विश्वविद्यालय स्थापित की गई थी। जो देश अपने भारत देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1960 ईस्वी को प्रथम कृषि विश्वविद्यालय के रूप में उद्घाटन किया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय इन्होंने बनाया था। सर्वप्रथम कौन सा विश्वविद्यालय बना दोस्त? उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय 1960 ईस्वी में स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इनका नाम क्या था भैया? गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। इसका नाम क्या कर दिया है दोस्त? गोविंद वल्लभ पंत कृषि औद्योगिक विश्वविद्यालय कर दिया गया। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, बताइए देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? JNKV जबलपुर या GBPAU पंतनगर या PAU लुधियाना या RAU बीकानेर? बताइए कौन सा होगा? देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो हो जाएगा दोस्त होगा GBPAU पंतनगर। ठीक है, GBPAU पंतनगर हो जाएगा। ठीक है, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय क्या होगा? GBPAU पंतनगर आएगा। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय 1960 ईस्वी में इसका स्थापना की गई थी। ठीक है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। जस्ट अभी क्वेश्चन पढ़े हैं। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने % से अधिक नहीं होना चाहिए? बताइए, यदि हम खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितना % से अधिक नहीं होना चाहिए? बताइए, कटाई के समय उसका आर्द्रता अंश कितना % से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्त? उसका 14%। 14% से अधिक उसका क्या आर्द्रता अंश नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे बोलते हैं, यह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है? नेट बुआई क्षेत्र 25%, 33%, अन्य क्षेत्र 42%। ये हो जाएगा ऑप्शन। ये भैया नेट बुआई क्षेत्र 58%, वन कितना 17%, ये अन्य क्षेत्र कितना हो जाएगा 25%। क्या ये आ जाएगा? ना दोस्त, नेट बुआई क्षेत्र 43%, वन क्षेत्र 29%, अन्य क्षेत्र 28%। ना, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, भारत में जो भूमि उपयोग उपयोग वर्गीकरण सन्निकट निरूपण है दोस्त, देखो नेट बुआई क्षेत्र 47% होगा, 23% वन हो जाएगा, और अन्य क्षेत्र कितना होगा 30% हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया। तो भैया नेट बुआई क्षेत्र कितना है 47% है, और वन क्षेत्र कितना 23% है, और अन्य क्षेत्र कितना हो जाएगा 30%। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, यह 2009 और 10 के आंकड़ों के आधार पर भारत में शुद्ध बुआई क्षेत्र 45%, 45-41% था, और 23% वन था, उसके बाद 31% अन्य क्षेत्र थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि में युग्म पैदावार का आशय, कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश के उगाने से, बताइए। कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से, बताइए। क्या विभिन्न मौसम पर दो फसलें, एक ही साथ दो फसलें, अन्य फसलों के साथ एक फसल, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर देखिए, बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बोलता है कृषि में युग्म पैदावार का जो आशय होते हैं वह विभिन्न फसलों पर दो फसलें, विभिन्न मौसमों पे दो फसल, एक मौसम में कितना दो फसल उगाने से भैया क्या कहते हैं? कृषि में युग्म पैदावार का आशय होता है। ठीक है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय है एक फसल वर्ष के अंतर्गत एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसल उगाना। ठीक है, उदाहरण स्वरूप इसके अंतर्गत चावल और मक्का के कुछ मुख्य फसलों से पहले बसंत बसंत जौ, शीतकालीन गेहूं व आलू की फसलें उगा उगा लगाकर अनाज की एक अतिरिक्त फसल का उत्पादन करना है। ठीक है, सिंपल सा बात है, कृषि के युग्म पैदावार क्या होता है? एक ही फसल चक्र, एक ही भैया वर्ष में दो या दो से अधिक फसल का भैया उगाना ही क्या कहते हैं? कृषि युग्म पैदावार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती का मुख्य विशेषता है, बताइए। मिश्रित खेती का भैया मुख्य विशेषता कौन सा है भैया? कौन सा बताइए? नकदी और खाद दोनों भैया, नकदी एवं खाद दोनों ही राशियों के साथ खेती होती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित खेती का प्रमुख विशेषता है? नकदी और खाद दोनों राशियों के साथ खेती होती है, दो या दो से अधिक राशियों को एक ही खेत में उगाना होता है, पशुपालन और सहस उत्पादन को एक साथ करना होता है। क्या ये बात सही है? देखो भैया, ने बोलता है निम्नलिखित मिश्रित खेती, क्या मिश्रित खेती में पशुपालन तथा सहस उत्पादन को एक साथ करना है, क्या कहलाता है? मिश्रित उत्पादन कहलाता है। ठीक है, मिश्रित खेती से तात्पर्य है कि कई तरह की फसलों को उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा देने से है, जिससे खेतों में शेष बचे समय में भी पशुपालन करके भी कृषि आय वृद्धि कर सके। ठीक है, मिश्रित खेती का मतलब क्या हुआ? एक ही खेती का एक ही फसल में क्या उत्पादन, एक ही तरह के मान के खेती है, एक खेत में क्या अलग अलग टाइप का फसलों को उत्पादन करना, साथ में पशुपालन को भी बढ़ावा देना, क्या कहलाता है दोस्त? मिश्रित खेती। ठीक है, मिश्रित खेती में सम्मिलित है, बताइए। मिश्रित खेती में भैया सम्मिलित है, बताइए। मिश्रित खेती में सम्मिलित है क्या? विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगना, रबी एवं खरीफ फसलों के साथ उगना। ठीक है, विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना या रबी एवं खरीफ फसल एक साथ उगाना, विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना, ये मिश्रित खेती में सम्मिलित है। और इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है दोस्त। या भैया कई तरह की फसलें उगाना और पशुपालन को भी करना, इसका ऑप्शन सी नंबर सटीक आंसर होगा दोस्त। कई तरह के फसलें उगाना और पशुपालन भी करना। ठीक है, मिश्रित खेती के अंतर्गत आता है। समांतर फसल एक उदाहरण है, बताइए। समांतर फसल एक उदाहरण है भैया, आलू प्लस धान, या गेहूं प्लस सरसों, कपास गेहूं ज्वार आलू, बताइए। समांतर जो फसल होता है इसका किसका उदाहरण है? समांतर फसल में भैया हम लोग आलू धान कर सकते हैं, गेहूं सरसों कर सकते हैं, कपास गेहूं कर सकते हैं, ज्वार और आलू कर सकते हैं। देखो दोस्त, वो कपास और आलू और धान एक साथ तो नहीं उगा सकते हैं, ये भी बात गलत हो गया। कपास और गेहूं को भी एक साथ नहीं उगा सकते हैं, ज्वार और आलू को एक साथ नहीं उगा सकते हैं। लेकिन ये जो गेहूं और सरसों है, गेहूं और सरसों को हम लोग एक साथ उगा सकते हैं। आप देखे भी होंगे, आप जब ठंड का मौसम होगा उस टाइम क्या होते हैं, सरसों और गेहूं को एक साथ उगाया भी जाता है। ठीक है, देखो भैया, समांतर फसल के अंतर्गत दो विभिन्न विकास प्रवृत्ति वाली फसलें शामिल होती है। इनमें बीच शून्य प्रतियोगिता होती है, जो दोनों फसलों द्वारा उनकी क्षमता के अनुसार उच्च उत्पादक प्राप्त होती है। प्रश्न अनुसार यह दिए गए विकल्प बी नंबर गेहूं तथा सरसों को समांतर फसल का उदाहरण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे कहता है, निम्नलिखित राज्यों में से देश को छोड़कर सभी राज्यों में कृषि का प्रतिशत काफी अधिक है। पंजाब में भैया कृषि परसेंटेज तो अधिक है। निम्नलिखित राज्यों में देश को छोड़कर सभी के सभी में से कृषि भूमि का परसेंट सबसे अधिक है। पंजाब में भी है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बोलता है सिक्किम। सिक्किम में बोलता है निम्नलिखित राज्यों को देश को छोड़कर, अच्छा है, सिक्किम को छोड़कर जितना भी राज्य हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में क्या हुआ? कृषि का भूमि परसेंट क्या अधिक है। ठीक है,
बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। बताइए हमारी भारतीय कृषि की विशेषता क्या नहीं है दोस्त? प्रकृति पर अधिक निर्भरता। हाँ भैया, प्रकृति पर अधिक निर्भरता हमारा है ही। उत्पादकता का निम्न स्तर, उत्पादकता का निम्न स्तर है ही भैया। फसलों की विविधता भी है, लेकिन बड़े खेतों का प्रधानता हमारे यहाँ क्या होता है, बड़े खेत का प्रधानता नहीं है दोस्त, बहुत छोटा छोटा खेत है, ठीक है यहाँ पे। तो इसका क्या बोलता है, विशेषता कौन सा नहीं है, बड़े खेतों का प्रधानता, ये विशेषता नहीं है। क्वेश्चन के अनुसार ये सही हो जाएगा, ठीक है। आगे कहते हैं, भारतीय कृषि प्रकृति पर अधिक निर्भर है। यहाँ फसल की विविधता है, विविधता तो है, परंतु अधिकांश फसलें उत्पादक का स्तर निम्न है। यहाँ पे भैया बड़े स्तर की तुलना में सीमांत भू जोतों का अधिक प्रधानता है। यहाँ पे क्या होता है, बड़े स्तर का क्या, छोटा छोटा जो सीमांत भू स्तर का, उसका अधिक प्रधानता है हमारे भारत में, ठीक है। आगे आते हैं 23 नंबर, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? बताइए भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? आवश्यकता से अधिक लोगों की कृषि कार्यों में लगा रहना, या जोत का छोटा आकार होना, या उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी होना। क्या बताइए क्या हो जाए? देखो अभी भारतीय कृषि में जो निम्न उत्पादकता का कारण है, सबसे पहली बात तो आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य में लगा रहना, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं आपको 50 प्लस मतलब 50%, 60% से अधिक आबादी क्या आपके कृषि में लगे हुए हैं, ठीक है। 60% से अधिक आबादी जो है ना आपको कृषि में लगे हुए हैं। ठीक, जोत का छोटा आकार जो है, यहाँ जोत का क्या छोटा आकार, छोटा छोटा भूमि है। उत्पादन की पिछड़ी तकनीक है यहाँ पे उपयोगी है, सभी हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कथन और कारण होता है दोस्त, पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति व तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्या ये बात सही है दोस्त? क्या भैया पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति का तकनीक का महत्वपूर्ण भूमिका रही है? क्या ये बात सही है दोस्त? बिल्कुल ये बात दोस्त सही हो जाएगा। कारण बी कहता है, इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती है। क्या ये भी बात सही है? बिल्कुल भैया ये भी बात सही है। चलिए हम आगे देखते हैं इसका, इसका आंसर दोनों सही हो जाएगा। देखिए डिस्कशन में क्या बोलता है, हरित क्रांति के कारण, हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि अपने जीवन निर्वाहक स्वरूप के बजाय व्यापारिक था बाजारों उन्मुख रूप ग्रहण करती जा रही है। भारतीय खेती के लिए वैज्ञानिक खेती का रूप धारण करने में हरित क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। परंतु हरित क्रांति का लाभ आज तक जो भी दर्शाया जाता है रहा है, जो भी दर्शाया जाता है, उसमें से हरित क्रांति के कारण कोई भी या सामाजिक एवं पर्यावरण क्षति को शामिल नहीं किया जा सकता है। अतः दोनों में कथन कथन तथ्य सही है, ये दोनों तथा सत्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं होता है? निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, जनसंख्या का दबाव, जनसंख्या बढ़ेगा तो अधिक से अधिक लोग क्या करेंगे, खेतों में काम करेंगे। परछन बेरोजगारी, यहाँ परछन बेरोजगारी हमारे बिहार में है। फिर वो कहता है सहकारी कृषि, सहकारी कृषि जो होता है हमारे कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है दोस्त। वही भू जोत आकार का छोटा होना भी हमारे कृषि का निम्न आकार का उत्पादकता है। क्वेश्चन के अनुसार कहता है कौन सा नहीं है, तो जैसा सहकारी कृषि, सहकारी कृषि भैया हमारे उत्पादकता का निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिस्कशन क्या बोलता है, जनसंख्या का दबाव, परछन बेरोजगारी से कहते हैं हिडन एम्प्लॉयमेंट। भू जोतों का छोटा आकार भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता का कारण है, जबकि सहकारी कृषि कृषि के विकास का एक साधन है। इसके तहत में छोटे छोटे किसान संयुक्त रूप से कृषि कार्य करते हैं, ठीक है। इसके तहत क्या छोटे छोटे किसान का संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। हमारे भैया भारत में कहीं भी छोटा छोटा किसान मिलकर संयुक्त रूप से कृषि करता है दोस्त? नहीं करता है दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में संकीर्ण संकीर्ण चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है। बताइए संकीर्ण चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार क्या है दोस्त? पंजाब में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में, राजस्थान। राजस्थान में क्या होता है दोस्त, भारत में संकार चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किसका भैया? राजस्थान का, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, भारत में कृषि को समझा जाता है। बताइए भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? भारत में कृषि को क्या समझा, एक व्यवसाय समझा जाता है, एक उद्योग समझा जाता है, या एक व्यापार समझा जाता है, या जीविकापार्जन का साधन? भारत में कृषि का समझा जाता है, वो समझा जाता है दोस्त, वो समझा जाता है जीविकापार्जन का साधन। क्या? जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित होता है, घोषित होता है। क्या यह बात सही है? भारत में जो दालों की खेती के अंतर्गत होते आने वाला लगभग 90% क्षेत्र का वर्षा द्वारा पोषित होता है, ये बात सही है, ठीक है। पिछले दो दशकों में
पिछले 2 दशकों में राष्ट्रीय स्तर पर खेती किए जाने वाले कुल क्षेत्रों में दालों का भैया लाभ दोगुना हो गया है। क्या ये बात सही है? ना भैया। विश्व में कुल क्षेत्रों में होने वाली चावल की खेती का लगभग 15% भाग भारत में उत्पादन होता है। ये भी बात गलत है। उसके बाद होते हैं भारत में होने वाले खेतों के कुल क्षेत्र में लगभग 33% क्षेत्र में चावल का खेती होता है। क्या ये बात सही है दोस्त? ना भैया, ये बात बिल्कुल बिल्कुल गलत है। आइए इसका देखते हैं डिस्कशन क्या बोलते हैं। ये आइए इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाले लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित होता है। ठीक है। प्रश्नकाल के दौरान भारत में दालों की खेती के अंतर्गत केवल 12.7%, 16.1% भाग को सिंचाई सुविधा का लाभ मिल रहा है। शेष 83.9% भाग वर्षा द्वारा पोषित था। अतः कथन ये क्या होगा दोस्त? लगभग सही है। ठीक है भैया। प्रश्नकाल के दौरान दालों की खेती के अंतर्गत 12.7% भाग को सिंचाई सुविधा के लगभग लाभ मिल रहा है। यह बात बिल्कुल सही है। शेष 83.9% का भाग वर्षा द्वारा पोषित था। ठीक है। उसके बाद आइए भैया, पिछले 2 दशकों में दालों की खेती को देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि उस समय दाल की खेती के अंतर्गत जहाँ 246 लाख हेक्टेयर था, वहीं 2024 4-5 में यह घटकर 227.6 रह गया है। ये 2004 में पिछला डाटा है, 2002 का है डाटा, तो हम लोग करंट डाटा को पढ़ेंगे 2023-24 का। विश्व में कुल क्षेत्र में होने वाली चावल की कृषि का लगभग 29% चावल कितना होता है? भारत में होता है। ठीक है। विश्व का 29% चावल खेती का होता है, हमारे भारत में होता है। ठीक है। 29% कृषि का हमारे भारत में होता है। ठीक है। वर्ष 2021 में विश्व में शीर्ष 10 चावल उत्पादक देशों में से चावल की कृषि का लगभग 28% भारत में किया जा रहा है। भारत में खेती के कुल क्षेत्र में लगभग 227.7% भाग पे चावल कृषि की जा रही है। ठीक है। 11-12 के अनुसार। ठीक है। 22 के अनुसार भारत में जो खदान खदान सकल क्षेत्र में लगभग 35% तक भैया भाग चावल उत्पादन कृषि की जा रही है। जब 22-23 के अनुसार क्या भारत में कितना परसेंट दोस्त चावल की खेती की जा रही है? 35.55%। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। भारत में रासायनिक उर्वरक के 2 बड़े उपभोक्ता है। भारत में रासायनिक उर्वरक के 2 बड़े उपभोक्ता है। कौन है भैया? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा। पंजाब उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। भारत में रासायनिक उर्वरक के 2 बड़े उपभोक्ता कौन सा हो गया दोस्त? हो जाएगा दोस्त उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश क्या होगा दोस्त? कि ये रासायनिक उर्वरक में सबसे बड़े उपभोक्ता है ये लोग। ठीक है। शीर्ष जो उपभोक्ता है, शीर्ष उर्वरक उपभोक्ता राज्य है, पहले उत्तर प्रदेश आ जाएगा, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश आ जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में हरी खाद वाली फसलों को किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है? ढैंचा में, संगई में, गवार में, बोरा, लोबिया में। लोबिया में क्या था दोस्त? सबसे अधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है। नई सुधार गई उसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल बताइए। नई सुधारी गई भैया उसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है कौन सा? लोबिया, मूंग, ढैंचा, सनई। इसका हो जाएगा लोबिया। लोबिया क्या हो जाएगा दोस्त? इसका ऑप्शन लोबिया। संतुलित उर्वरक प्रयोग किया जाता है। बताइए, संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं किसमें? या उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु, या सभी। इसका हो जाएगा संतुलित उर्वरक का जो उपयोग किया जाता है दोस्त, उत्पादन बढ़ाने के लिए करते हैं, खाद की गुणवत्ता को उन्नत करने के लिए, भूमि की उत्पादकता बनाए रखे, ये सभी हो जाएगा। संतुलित उर्वरक का क्या कहते हैं दोस्त? इन सभी चीजों में उपयोग करते हैं। ठीक है। दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादक का क्षेत्र पाया जाता है। बताइए, दक्षिणी कृषि में उच्च कृषि उत्पादक क्षेत्र पाया जाता है किसमें? केरल में, तेलंगाना में, तमिलनाडु, विदर्भ में। तमिलनाडु तट में भैया उच्च कृषि उत्पादक क्षेत्र पाया जाता है दक्षिण भारत में। ठीक है। इसका तमिलनाडु में। पुनर्भरण योग्य पुनर् पुनर् अबे भैया मेरे, पुनर्भरण योग्य और जल साधन में सबसे संपन्न राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल। पुनर्भरण योग्य भौम जल पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में भी सबसे संपन्न राज्य कौन हो जाएगा दोस्त? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भौम जल में सबसे संपन्न राज्य हो जाएगा। ठीक है। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में उत्तर प्रदेश सबसे संपन्न भारतीय राज्य दोस्त। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? बताइए, ठेकेदारी कृषि को लागू करने में कौन अग्रणी है? हरियाणा है, पंजाब है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश। बताइए कौन हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा पंजाब। पंजाब हो जाएगा दोस्त आपको भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी हो जाएगा। ठीक है। हरित क्रांति में सन्निहर बताइए क्या है? जैविक खेती और बागवानी पर जोर देना, बागवानी तथा पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करने पर कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक को बचाव करना, इस समय खेती कीट प्रबंधक, समय खेती पोषक पदार्थ आपूर्ति और समय खेती प्राकृतिक संसाधन पर प्रबंध करना,
बताइए खाद्यान्न फसलों, बागवानी एवं पुष्य कृषि पर जोर देना। बताइए जी हरित खेती, हरित खेती में क्या हो जाएगा दोस्त, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति पे समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन करना ही हरित खेती में सन्निहित है। ठीक है, हरित खेती में समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का सन्निहित है। हरित खेती वास्तव में संरक्षण कृषि है। हाल के दिनों में शब्द हरित खेती का विशेष रूप से चीन द्वारा प्रयोग में लाया गया है। भारत में हरित कृषि के विषय में उपयुक्त धारणा का प्रतिपादन डॉक्टर स्वामीनाथन ने किया था। ठीक है, डॉक्टर स्वामीनाथन ने किया था। भारतीय कृषि पे भारतीय कृषि वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा व्याख्या असत्य है। बताइए भारतीय कृषि पे वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा व्याख्या असत्य है। जलवायु परिवर्तन, नगद फसलों पर बल, या आय समानता में भैया आय असमानता में वृद्धि, आर्थिक सहायता में कटौती। भारतीय कृषि में वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी व्याख्या असत्य है। देखो भैया नकद फसलों में तो बल मिलेगा दिल को, आय असमानता में वृद्धि, आर्थिक समानता में कटौती, ये बात तो सही है, लेकिन ये जलवायु परिवर्तन जो है ये असत्य हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत नरसिम्हा राव ने शुरुआत किया था। नरसिम्हा राव ने सरकार के द्वारा वर्ष 1991 ईस्वी में की गई थी। तब से लेकर आज तक भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का भी अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। इनमें से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय कृषि के उत्पादन की पहुंच, नकदी फसल का अत्यधिक बल, आय असमानता में व्यय वृद्धि एवं आर्थिक सहायता में कटौती आदि शामिल है। ठीक है, आर्थिक सहायता में कटौती आदि शामिल है। वैश्वीकरण के तहत या बड़े किसानों को अधिक लाभ होता है, जबकि छोटे किसानों को उतना लाभ नहीं होता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त हम लोग। आगे क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्प या सील्ड विलेज के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है दोस्त। इसका ऑप्शन आ जाएगा यकीन है। किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देना, में लगाना और उनके द्वारा या दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराना, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बीज ग्राम संकल्प के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है दोस्त, किसानों को गुणवत्ता हो बीज उत्पादन प्रशिक्षण देना। ठीक है, प्रशिक्षण में लगाना, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। देखो भैया बीज ग्राम संकल्प क्या होता है दोस्त, का मुख्य उद्देश्य है भैया समान विचार वाले किसानों को स्वयं सहायता समूह के एक साथ प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे कि वे अपने पसंद की फसलों में बीज को उत्पादित करने के साथ साथ काम कर सके, जिससे स्वयं के साथ साथ साथी किसानों को भी बीज की जरूरतों का उचित समय और सस्ती कीमत में पूरा किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। बताइए एक मांग है। बताइए एक मांग क्या है। एक मांग क्या, अंडा उत्पादन हेतु सहकारी समिति एक मांग है, या कृषकों की सहकारी समिति है, या अंडा की एक विनियत मंडी है, या गुणवत्ता गारंटी की मुहर। गुणवत्ता गारंटी की मुहर एक मांग कहलाता है। एक मांग क्या कहलाता है दोस्त, गुणवत्ता गारंटी की मुहर। एक मांग या एक मार्क क्या होता है, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि के उत्पादन, ग्रेडिंग और मार्केटिंग अधिनियम 37 के अंतर्गत कृषि और संबंध उत्पादकों के ग्रेडिंग और मानकीकरण के प्रोत्साहित करता है। ठीक है, ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित कौन करता है दोस्त, कृषि उत्पादक ग्रेडिंग और मार्केटिंग अधिनियम 37 के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सीमांत कृषि जोत का आकार है। बताइए भारत में सीमांत कृषि का जोत का आकार कितना है दोस्त। सीमांत कृषि का वो हो जाएगा दोस्त 1 हेक्टेयर से भी कम जो सीमांत कृषि का जोत का आकार है। देखिए कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार परिचालन जोतों की संख्या एवं क्षेत्रों का आकार समूह जो होता है आकार। सीमांत कृषि जोत कितना होगा, सीमांत कृषि अगर जोत होता है 1 हेक्टेयर से कम। ठीक है, छोटी जोत कितना हुआ 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में। अर्ध अर्ध माध्यम जोत हुआ 2 से 4 हेक्टेयर। वहीं मध्य जोत हो गया भैया 4 से 10 हेक्टेयर। और सबसे बड़ी जोत क्या है 10 हेक्टेयर से अधिक। 10 हेक्टेयर से अधिक होगा तो क्या होगा, बड़ी जोत होगा। उसके बाद 4 से 10 हेक्टेयर जो होगा दोस्त क्या मध्यम जोत होगा। पहले जीरो से याद रखिए। सीमांत कृषि भूमि जोत जो होता है दोस्त वो 1 हेक्टेयर से कम। कितना, 1 हेक्टेयर से कम को होगा सीमांत कृषि भूमि जोत। ठीक है, छोटी जोत कितना होगा 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जो जोत होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, छोटी जोत कहते हैं। मध्यम अर्ध माध्यम जोत होगा 2 से 4 हेक्टेयर होगा, वही माध्यम जोत होगा 4 से 10 हेक्टेयर होगा। बड़ी जोत जो होगा 10 हेक्टेयर से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन होता है भारतीय कृषि में पारिस्थितिकी के संदर्भ में संरक्षण संरक्षण कृषि को भैया
संकल्प का महत्व बढ़ गया है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा अभियान संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? बताइए कौन आता है संरक्षण कृषि के अंतर्गत? कौन कौन आता है? क्या एक धान कृषि पद्धति का प्रयास संरक्षण कृषि के अंतर्गत आता है? नहीं भैया। न्यूनतम जोत को अपनाना क्या है भैया? आपको संरक्षण कृषि के अंतर्गत आता है? बिल्कुल भैया, न्यूनतम जोत को अपनाना संरक्षण कृषि के अंतर्गत आता है। बागानी बागानी फसलों का खेती का प्रयास करना ना भैया, ये भी नहीं हो जाएगा। मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अपशिष्ट का उपयोग करना, बिल्कुल ये भी बात सही हो जाएगा। मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अपशिष्ट का उपयोग करना भी, ये आपको संरक्षण कृषि के अंतर्गत आता है। स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण, फसल आवर्तनों को भी अपनाना, ये भी बात आपको क्या कहते हैं, फसल कृषि क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, संरक्षण कृषि के अंतर्गत आएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दोस्त हमारा कृषि का चैप्टर समाप्त होता है। और सॉरी, अभी और है इसमें क्वेश्चन, एक दो है। निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में कौन सा एक कृषि में उत्पादक बढ़ाने का रास्ता है? बताइए। कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, या कीटनाशक का प्रयोग या उर्वरक का प्रयोग बताइए कौन सा हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से दिए गए बिल्कुल। कृषि उत्पादक बढ़ाने के रास्ते कौन है? कृषि की सिंचाई, ये भी अच्छा है। कुशल सिंचाई, गुणवत्ता बीज भी होना चाहिए, तब कृषि का उत्पादक में बढ़ेगा। ठीक है, कीटनाशक का भी प्रयोग करेंगे, उर्वरक का प्रयोग, ये सभी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कृषि जनगणना 1516 के संदर्भ में कौन सा सही है भैया? लघु और सीमांत किसान कुल किसानों का 86% है, जो कि भैया केवल 46.3% फसल क्षेत्रों पे भैया के मालिक है। ये कई बात सही है, बिल्कुल भी आसानी है। राज्यवार कृषि के कुल संख्या के आधार पे महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे है भैया, बिल्कुल ये भी सही है। राज्यवार कुल जोती गई भूमि क्षेत्रफल के आधार पे राजस्थान के प्रथम स्थान पे, हाँ भैया, राज्यवार कुल जोती गई भूमि क्षेत्र के आधार पे राजस्थान प्रथम स्थान पे है, बिल्कुल ये भी बात सही है। तो ठीक है, यहाँ पे दोस्त हमारा कृषि समाप्त हो जाता है। अब आता है दोस्त हरित क्रांति। क्या आएगा दोस्त? हरित क्रांति। अब हम लोग हरित क्रांति को शुरुआत करेंगे दोस्त। हरित क्रांति को हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। नेक्स्ट बोर लॉग हो गया, ये सब तो जानते हैं आप। सीधा सा क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए भैया, इसमें हरित क्रांति निम्नलिखित छेद, इसको देख लीजिए। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति किसे है? फसल एवं सब्जी उत्पादन से है। श्वेत क्रांति किसे है भैया? दूध उत्पादन से है। नीली क्रांति किसे है? नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। लाल क्रांति किसे? मांस और टमाटर उत्पादन से है। काली क्रांति किसे? पेट्रोलियम उत्पादन से है। गोल क्रांति किसे हो गया? आलू उत्पादन से। पीली क्रांति किसे होगा? तिलहन उत्पादन से है। वही गुलाबी क्रांति किसे होगा दोस्त? मांस निर्यात, झींगा मछली उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी, जो कि 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। बताइए। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी, जो कि 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। 5वें दशक के दौरान हुआ था, या 7वें दशक के दौरान, या 6ठे दशक के दौरान, या 8वें दशक के दौरान? इसका आंसर होगा 7वें दशक के दौरान। हरित क्रांति क्या हुआ था? नई कृषि व्यूह रचना परिणाम थी, जो 20वीं सदी में प्रारंभ के दौरान का परिणाम था। ठीक है, तो यह हरित क्रांति 20वीं सदी के 7वें दशक के दौरान वर्ष 1966 के समय, 7वें दशक 20वीं सदी के कितना? 70 के आसपास। ठीक है, 1966 से 67 में प्रारंभ हुई थी। इसका प्रथम चरण था, जो कि वर्ष 1981 तक चला था। प्रथम चरण में से हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। हरित क्रांति जो शुरू में 1981 में स्टार्ट हुआ था, कहाँ पर लागू हुआ था? हरियाणा में, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है दोस्त? आगे क्वेश्चन 2 नंबर। सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के, बताइए किसने लाया था? क्या नॉर्मन बोरलॉग ने लाया था? नॉर्मन बोरलॉग ने लाया था, या एम एस स्वामीनाथन द्वारा लाया गया था, या राजा कृष्णदेव द्वारा लाया था, या आर के रविदास? ये सदाबहार क्रांति है दोस्त, भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया गया था। किसने लाया था? एम एस स्वामीनाथन ने। किसने लाया था दोस्त? एम एस स्वामीनाथन।
सदाबहार क्रांति किसने लाया था दोस्त? एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, आगे बढ़ते देखो भैया, डॉक्टर स्वामीनाथन ने द्वितीय हरित क्रांति, डॉक्टर स्वामीनाथन ने द्वितीय हरित क्रांति सदाबहार क्रांति का भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने में प्रयोग किया था। इनमें से इनके अंतर्गत यह निम्नलिखित कदम उठाए जाने की जो बात कही थी, मृदा स्वास्थ्य उन्नयन के लिए प्रयोग रसायन खाद के साथ जैविक कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया जाना। मैंने क्या कहा भैया, मृदा स्वास्थ्य उन्नयन के साथ रासायनिक खाद का जैविक और कंपोस्ट खाद का उपयोग करना। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और भूमि सुधार कृषि का उपयोग को भी माफी सुविधा का पालन किया जाना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भूमि सुधार कृषि, भूमि सुधार कृषि को भी उद्योग की भांति ही सुविधा पालन की जानी चाहिए कृषि को भी। इसके लिए भी कृषि आर्थिक क्षेत्र, कृषि आर्थिक क्षेत्र यही जड़ का संविधा कृषि को बल देना आवश्यक है। ठीक है, ये हमारे स्वामीनाथन जी ने द्वितीय हरित क्रांति से सदाबहार क्रांति करते इसमें ये कदम उठाने की बात की थी। ठीक है, अब आते हैं नॉर्मन ऑर्नेस्ट बोरलॉग, जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से थे बताइए? जो नॉर्मन ऑर्नेस्ट, नॉर्मन बोरलॉग जिसे बोलते हैं, नॉर्मन बोरलॉग बोलते हैं, जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं विश्व के अंदर। अमेरिका के थे, मैक्सिको के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, न्यूजीलैंड के थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, इनका जन्म 25 मार्च 1914 ईस्वी को अमेरिका के आयोवा प्रांत में हुआ था। मैक्सिको में इनका व्याकरण क्षेत्र रहा। बोरलॉग विश्व के 7 व्यक्तियों में स्वामी जिन्होंने नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति, मेड ऑफ फ्रीडम का कॉन्फ्रेंस गोल्ड मेडल, तीनों से पुरस्कार प्राप्त हुए। ठीक है, बोरलॉग ने वर्ष 2006 में भारत से पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त किया है। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन होता है? विश्व हरित क्रांति का जनक, और विश्व का बात करेगा नॉर्मन बोरलॉग, अगर कोई हमारे भारत का बनेगा हरित क्रांति जनक कौन कहते हैं? एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति का गहरा संबंध रहा है, बताइए किससे रहा है? डॉक्टर स्वामीनाथन से रहा है, से रहा है, या सुब्रमण्यम से रहा है? ये जो हमारे स्वामीनाथन देश का हरित क्रांति का संबंध रहा है, हमारी श्वेत क्रांति का संबंध रहा है डॉक्टर कुरियन से, जो दूध उत्पादन कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति से अभिप्राय बताइए, हरित फसल का उगना या उच्च उत्पादक वैरायटी प्रोग्राम या हरी वनस्पति। उच्च उत्पादक वैरायटी प्रोग्राम ही हरित क्रांति से अभिप्राय है। क्या भैया? उच्च उत्पादक वैरायटी प्रोग्राम, उच्च उत्पादक वैरायटी प्रोग्राम। ठीक है, हरित क्रांति से रिलेटेड। आगे आइए भैया, भारत में हरित क्रांति का प्रथम वर्ष 1966 से 67 ईस्वी में हुआ जाता है। ठीक है, जब भारत में उच्च उत्पादक बीजों, हाई यील्ड सीड्स का प्रयोग प्रारंभ, उन्नत बीज के प्रयोग का कार्यक्रम HYVP की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉक फेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक 20वीं सदी के दौरान हरित क्रांति के प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? हरी सब्जियों के अत्यधिक खेती करना, गहन कृषि का जिला कार्यक्रम, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। उच्च उपज किस्म कार्यक्रम ही जो है हमारे हरित क्रांति का सबसे अधिक उचित वर्णन करता है, उच्च उपज। ठीक है, हरित क्रांति संबंधित है दोस्त बताइए किससे? मोटे अनाज के उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, या तिलहन उत्पादन। ये जो हरित क्रांति उत्पादन है किससे? गेहूं उत्पादन से। ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी, जिसका यह उन्नत किस्म के गेहूं को बीजों द्वारा गेहूं के उत्पादक को 2 से 2.5 गुना बढ़ाए जाने की सफलता मिली थी, जो कि हरित क्रांति का आधार बनी थी। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन का एवं उत्पादकता दोनों में दिया हुआ है? किसमें? ज्वार में हुआ है, चावल में हुआ है, मक्का में हुआ है, गेहूं में हुआ है। जैसे हम लोग पढ़े, यह हरित क्रांति सर्वाधिक लाभ किसमें हुआ था? गेहूं का फसल में हुआ था। ठीक है, हरित क्रांति का प्रभाव किनके उत्पादन में सबसे अधिक महसूस हुआ है? जैसे हम लोग पढ़े, गेहूं के उत्पादन। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति की है, बताइए? चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, पटसन के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में हरित क्रांति के जो यह प्रभाव होता है, गेहूं के उत्पादन सबसे अधिक हुआ। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह वर्ष 1967 में हरित क्रांति का आगमन हुआ था। हरित क्रांति का आगमन में दिया भारत के पश्चात भारत से सर्वाधिक गेहूं के उत्पादन किए। हरित क्रांति में प्रयुक्त खाद मुख्य उत्पादक फसल कौन सा था? बताइए? जैपोनिक चावल था, भारतीय चावल था, या इमरान मैक्सिकन गेहूं। क्या सब ये हरित क्रांति जो मुख्य खाद्य उत्पादक फसल था? मैक्सिकन गेहूं था, क्या था? मैक्सिकन गेहूं था। ठीक है,
भारत में 1960 ईस्वी के दशक में भैया क्या था, कुछ उत्पादक बीज प्रजाति उर्वरक एवं सिंचाई के उपयोग से कृषिगत उत्पादन में वृद्धि वृद्धि हुई थी। वृद्धि को हरित क्रांति की संज्ञा दी गई थी। इससे मुख्य उत्पादक मेक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे बोरलो के मेक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन में मंगाया गया था। ठीक है। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक बताइए कितना था? 2000 किलोग्राम। कितना? 2000 किलोग्राम प्रति एकड़। ठीक है, ये रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है, 3 गुना, लगभग 3 गुना जो है ना ऐसे पैदा हुआ था फसल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? बताइए। भारत के द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है दोस्तों? बताइए। इसका लक्ष्य हरित क्रांति में पूर्व से भी लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि करना। क्या ये बात सही है? इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी विस्तार करना। इसका लक्ष्य हरित क्रांति पालन में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। ये इनका लक्ष्य था। इनका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मत्स्य पालन के साथ शेषु उत्पादन का संचार किया गया। 4 नंबर इसका नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद बोलता है 3 नंबर इसका लक्ष्य हरित क्रांति द्वारा प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों में उत्पादन में वृद्धि होना। ये भी बात नहीं होगा बच्चा। 1 और 2 तो बच्चा ऑप्शन 1 और 2 हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हो गया 2 और 4। बोलते हो उल्टा हो गया। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा 2, ऑप्शन होगा इसका 2 और 4। ठीक है, 4 नंबर जो इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो लक्ष्य है भैया हरित क्रांति के अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना। ठीक है, ये था भैया। और 4 नंबर का इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मत्स्य पालन के साथ सहस्त्र उत्पादन को सम्मिलित करना। हरित क्रांति का यह संबंध हो सकता है कि दोनों सम्मिलित है। उत्तर नंबर 3। ठीक है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना में पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मत्स्य पालन के साथ सहस्त्र उत्पादन में सफलता करना भी इनका लक्ष्य था। द्वितीय हरित क्रांति में प्रथम हरित क्रांति के दौरान प्रयुक्त फसलों को छोड़कर बात कहीं नहीं की गई। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। बताइए हरित क्रांति घटक क्या है? कुछ उत्पादन देने वाले किस्म बीज, ये तो बात बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सिंचाई, ये भी बात सही है। ग्रामीण विद्युतीकरण, ये भी बात सही है। ग्रामीण सड़कें और विपणन, ये भी बात बिल्कुल सही है। चारों जन सही हो जाएगा। हरित क्रांति का घटक है। भारतवर्ष में 65 ईस्वी में भारत में कुछ उत्पादन देने वाले किस्मों के बीज, उर्वरक, सिंचाई, अन्य तकनीकी प्रयोग को बढ़ावा देना, जैसे ग्रामीण में विद्युतीकरण, कृषि उत्पादक के बाजार बहुत सुनिश्चित करना, ग्रामीण सड़कों का विपणन और कार्यों को बढ़ावा देना आदि, ये सब इसके सभी हरित क्रांति के घटक के रूप में माना जाता है। आइए अगला से हम लोग कथन कारण हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। क्या यह बात सही है? बिल्कुल वाला बात सही है। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई थी। क्या भैया भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई थी? क्या यह बात सही है? बिल्कुल यह भी बात सही है। ठीक है, बिल्कुल यह भी बात जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन का ए। हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न जैसे विशेष रूप से गेहूं, चावल के लिए उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी। ठीक है, हरित क्रांति के कुल उत्पादन क्षेत्र में 40% क्षेत्र पर ही प्रभावी हुआ था। 60% क्षेत्र अछूत रह गया था। हरित क्रांति से क्षेत्रीय स्तर के असमानता में वृद्धि हुई थी, लेकिन इसका मुख्य कारण मुख्य रूप से यह की गई क्षेत्रों में हरित क्रांति प्रभावी न हो पाने से उत्पादन में वृद्धि हुआ था। ठीक है, इंद्रधनुष या क्रांति का संबंध है। इंद्रधनुष या क्रांति का संबंध किससे? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से। इंद्रधनुष या क्रांति का संबंध है क्रांति से भी है, नीली क्रांति से भी है, श्वेत क्रांति से भी है। ठीक है, इस नई नीति के तहत इंद्रधनुष के भी क्रांति का परिकल्पना प्रस्तुत की गई।
इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया। जैसे अभी हरित क्रांति हुआ, श्वेत क्रांति हुआ, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति, खाद्यान्न फसल क्रांति, ये सभी इसमें शामिल है। ठीक है, आइए अब मिलान कीजिए सूची। खाद्य उत्पादन में वृद्धि क्या चीज़ से रिलेटेड था दोस्त? हरित क्रांति का ही से। ठीक है, दुग्ध उत्पादन किससे होगा दोस्त? श्वेत क्रांति से। ठीक है, मत्स्य उत्पादन कौन सा? नीली क्रांति से। ठीक, उर्वरक क्रांति कौन सा भैया? भूरी क्रांति। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। खाद्य उत्पादन हरित क्रांति से, दूध उत्पादन का श्वेत क्रांति से, मत्स्य उत्पादन किससे होगा? या नीली क्रांति से। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? उर्वरक उत्पादन किससे हो गया दोस्त? भूरी क्रांति से। ठीक है, गुलाबी क्रांति का भैया संबंध बताइए। गुलाबी क्रांति किससे भैया है? कपास उत्पादन से, लहसुन से, या अंगूर से, या प्याज से। बताइए क्या होगा? गुलाबी क्रांति का जो संबंध होगा दोस्त वो प्याज से है। किससे भैया? प्याज से। ठीक है, गुलाबी क्रांति का संबंध क्या है दोस्त? प्याज से है। ठीक है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? प्याज से है। अन्य सभी क्रांति है जैसे उत्पादन जैसे भैया काली क्रांति किससे होगा दोस्त? पेट्रोलियम से। पेट्रोल कैसा होता है दोस्त? काला होता है, समझ जाइए। ठीक है, वहीं उसके बाद आते हैं नीली क्रांति भैया मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति किससे है? पानी क्या होता है? नीला होता है। जल क्या होता है? नीला होता है। समुद्र का जल कैसा? नीला नहीं रहता है मतलब देखने में, इसे तो जल का कोई कलर नहीं होता है। तो भैया समुद्र का जल क्या है? नीला। नीला समुद्र में क्या होता है? पानी। पानी क्या होता है? जल होता है। तो नीली क्रांति किससे? मत्स्य उत्पादन से। हरित क्रांति किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। लाल क्रांति किससे? मांस और टमाटर से। ठीक है, टमाटर कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, उसके बाद पीली क्रांति किससे होगा? पीला लहसुन सॉरी तिलहन। तेलहन से भैया हम लोग क्या कहते हैं? पीली क्रांति रिलेटेड है। अभी जस्ट पर बताइए काली क्रांति किससे रिलेटेड है भैया? मत्स्य उत्पादन से, कोयला उत्पादन से, या कच्चा तेल उत्पादन से, या भैया सरसों उत्पादन से। देखो भैया सरसों उत्पादन से तो भैया पीली क्रांति हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं क्या? काली क्रांति किससे आएगा? कच्चा तेल उत्पादन से आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते गोल्डन क्रांति। सुनहरी गोल्डन क्रांति किससे है? चलिए पहले जो आप पहले जानते हैं ना उसको देखिए। यहाँ देखिए काली क्रांति। काली क्रांति अभी जब हम लोग देखते हैं दोस्त वो हो जाएगा दोस्त काली क्रांति कौन होगा? पेट्रोलियम उत्पादन से आपको क्या काली क्रांति हो जाएगा। पीली क्रांति भी जस्ट देखें लोग। पीली क्रांति किससे हो जाएगा दोस्त? तिलहन एवं तेलहन उत्पादन से क्या हो जाएगा? तेलहन उत्पादन से हमारा पीली क्रांति हो जाएगा। ठीक है, ग्रे क्रांति आपको हो जाएगा किससे बनते हैं? ग्रे क्रांति आपको हो जाएगा दोस्त उर्वरक से। क्या है? ग्रे क्रांति किससे हो जाएगा दोस्त? आपको उर्वरक उत्पादन से। ठीक है, गोल्डन क्रांति। अब गोल्डन में कौन बच गया दोस्त? गोल्डन क्रांति बागवानी एवं शहद उत्पादन से। गोल्डन क्रांति किससे रिलेटेड होगा दोस्त? बागवानी एवं शहद उत्पादन से गोल्डन क्रांति आपको रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। मिला लिए इसका। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बताइए सुमेलित कौन सा नहीं है? सुनहरी उत्पादन बताइए। सुनहरी उत्पादन अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे थे। क्या कहते हैं? उद्यान एवं रिलेटेड है। बिल्कुल सही बात है भैया। सुनहरी क्रांति के संबंध उद्यान से है। बिल्कुल अब जस्ट हम लोग ने पढ़ा है यहाँ पे। बागवानी एवं शहद से क्या है? सुनहरी क्रांति। ठीक है, सुनहरी उद्यान बागवान को क्या उद्यान कहते हैं। श्वेत क्रांति क्या? दूध से रिलेटेड है। नीली क्रांति क्या? नीली क्रांति जस्ट पढ़े लोग क्या? नीला का आता है पानी रहता है, पानी मछली होती है। मछली उत्पादन से कौन है? नीली क्रांति हो गया। फिर आता है हरित क्रांति। हरित क्रांति भैया किससे रिलेटेड है दोस्त? हरित क्रांति भैया हम लोग किससे? कृषि से रिलेटेड होगा। ठीक है, हरित क्रांति किससे? कृषि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? जस्ट होता है मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति। कृषि हो गया हरित क्रांति से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीली क्रांति से संबंधित है? बताइए। पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, या मुर्गी पालन। बताइए नीली क्रांति से कौन हो गया दोस्त? बताइए नीली क्रांति से मत्स्य पालन हो जाएगा। कौन सा? मत्स्य पालन नीली क्रांति से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है दोस्त? पुष्प कृषि, रेशम कृषि, बागवानी या मत्स्य पालन के लिए कौन सा हो जाएगा? देखिए भैया बागवानी के लिए तो हम लोग पढ़े हैं भैया सुनहरी क्रांति। ठीक है, मत्स्य पालन के लिए कौन सा हो जाएगा दोस्त? नीली क्रांति। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति संबंध है? बताइए। नीली क्रांति से मत्स्य पालन संबंध है। ठीक है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से उत्पादन करता है। नीली क्रांति भैया क्या उत्पादन करता है दोस्त? मछली उत्पादन करता है। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन किससे? हरित क्रांति से। तिलहन हो गया पीली क्रांति से। दूध उत्पादन हो गया क्या है? दूध उत्पादन हो गया दोस्त आपको श्वेत क्रांति। ठीक है, अब आते हैं जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था किसने भैया? वो क्या था? जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में जो है भैया ये इन्होंने क्या था भैया? जीरो टिल बीज उर्वरक ड्रिल विकसित किया था भैया। ठीक है, ये भैया टीलेज पद्धति के अनुसार बिना जुताई किए गए वर्षों तक खेती की जा सकती है। सर्वप्रथम जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड द्वारा जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया। ठीक है,
निम्नलिखित में कौन कृषि का संदर्भ में सही सुमेलित नहीं, बताइए। सफ़ेद दूध से है, बिल्कुल भैया सफ़ेद क्रांति क्या दूध से होगा, वर्गीज कुरियन जिसकी आती है। हरा किससे, हरी क्रांति अनाज से है, इसके कहे में स्वामीनाथन होगी। सुनहरी क्रांति उद्यान हो गया, ठीक है, समझ का बागवानी उद्यान में शहद से हो जाएगा। नीली क्रांति मुर्गी पालन से नहीं होगा दोस्त, ये मत्स्य पालन से हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में कौन सा फसल व्यापारिक नहीं है, बताइए। गन्ना तो भैया व्यापारिक फसल है, कपास भी व्यापारिक फसल है, केरा व्यापारिक, बाजरा है दोस्त व्यापारिक फसल होगी। नकदी फसल कोई व्यापारिक फसल कहते हैं जिसमें गन्ना, कपास, केला आदि आ जाएगा दोस्त, ठीक है। यहाँ पे हमारा दोस्त हरित क्रांति भी समाप्त होता है दोस्त, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, हरित क्रांति भी हमारा समाप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट आता है खाद्यान्न फसलें। अब किन महीने में भैया रबी फसल की बुआई की जाती है, बताइए। रबी फसल की बुआई किस महीने में की जाती है, मार्च जुलाई या जून जुलाई या अक्टूबर नवंबर या भैया जनवरी फरवरी। देखो भैया जो रबी फसल की जो बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में हो जाती है, और इसकी जो कटाई होती है फरवरी या मार्च में हो जाती है, ठीक है। मार्च या अप्रैल में जाती है, मार्च या अप्रैल में जाती है इसकी कटाई, ठीक है। आइए देखिए, भारत में मुख्यतः 3 तरह का फसल किया जाता है दोस्त। कौन कौन, रबी किया जाता है, खरीफ और जायद फसल। भारत में कितना प्रकार का फसल होता है दोस्त, 3 प्रकार का, रबी, खरीफ एवं जायद। रबी फसल के जो बुआई होता है दोस्त अक्टूबर और नवंबर में होता है, कटाई कब होता है, मार्च और अप्रैल में आती है। रबी फसल में कौन कौन भैया होता है, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, मसूर हो गया, आलू इत्यादि। क्या हो गया दोस्त, रबी फसल में आता है। रबी फसल में कौन कौन आ गया दोस्त, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू इत्यादि, ठीक है। याद रखिएगा, गेहूँ फसल कब होता है, ठंडी के समय में होता है। ठंडी का महीना क्या, अक्टूबर नवंबर में बुआई होता है, कटाई कब, मार्च और अप्रैल में होता है। उसमें क्या ठंडी के मौसम में देखिएगा गेहूँ का फसल होता ही होता है, जौ होता है, चना होता है, जौ और चना होता है, मटर भी होता है, सरसों होता है, मसूर और आलू, ठीक है। मसूर और आलू का भैया ये हो गया रबी फसल हो गया। खरीफ फसल दोस्त, खरीफ फसल के जो बुआई होता है, देखो पहले खरीफ के बीच में क्या था, पहले पहले रबी हुआ, रबी का अक्टूबर नवंबर में जो है बुनाई हुआ, फिर कटाई हो गया मार्च अप्रैल में। उसके बाद कहते हैं मार्च अप्रैल के बाद जायद फसल आ जाता है, ठीक है। जायद मतलब मार्च अप्रैल में इसकी भैया बुआई होता है, जून में इसको काट लिया जाता है, ठीक है। जायद फसल को जून में क्या होता है, इसको काट लिया जाता है। ये बीज का फसल होता है, जैसे तरबूजा हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हुआ आदि, इसका जायद फसल का हो जाता है। फिर क्या, जैसे जायद फसल खत्म होगा जून में, उसके बाद जुलाई अगस्त भैया जून जुलाई में किसकी बुनाई हो जाएगा दोस्त, खरीफ फसल का। जून जुलाई में किसका बुनाई होगा, खरीफ फसल का हो जाएगा, और इसका कटाई का होगा अक्टूबर नवंबर में इसका कटाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो खरीफ फसल में कौन कौन होगा, चावल की भैया बुनाई होता है, क्योंकि वर्षा का टाइम होता है इस टाइम, तो भैया चावल जो होता है, चावल के मतलब धान का खेती होता है, धान के लिए क्या चाहिए भैया, अधिक से अधिक पानी चाहिए, ठीक है। ज्वार आता है, ज्वार का खेती के लिए, बाजरा का खेती के लिए, मक्का भी अधिक पानी खोजता है दोस्त। तिल हो गया, मूंगफली हो गया आदि, ये सब क्या हो गया दोस्त आपको खरीफ फसल हो गया। खरीफ फसल में क्या हो गया, मूंगफली, तिल, मक्का, बाजरा एवं ज्वार आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन एक रबी फसल है, जस्ट बताइए। रबी फसल कौन है, कपास है, अरहर है, मक्का है, सरसों है। कौन सा हो जाएगा, सरसों। गेहूँ सरसों जौ, और क्या था, गेहूँ था, सरसों था, जौ था, और उसके बाद क्या था भैया, मटर था। ये सभी मटर था, ये सभी क्या हो गया दोस्त आपको रबी फसल हो गया, ठीक है। रबी की भैया कब, अक्टूबर नवंबर में बुनाई होता है, मार्च अप्रैल में कटाई होती है। रबी फसल को बोया जाता है कब दोस्त, अभी जस्ट पढ़े अक्टूबर नवंबर में हम लोग रबी फसल को क्या बोते हैं, और इसकी कटाई कब होती है भैया, मार्च और अप्रैल में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल की भैया फसल नहीं है, बताइए। खरीफ फसल कौन सा, देखो मूंगफली खरीफ फसल है, जस्ट हम लोग पढ़े हैं दोस्त। मक्का भी खरीफ फसल है, धान भी खरीफ फसल है, इन सभी के लिए पानी चाहिए, लेकिन ये मसूर जो है दाल वाला फसल, ये आपको रबी फसल हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है, बताइए। और रबी फसल कौन सा नहीं है दोस्त, क्या भिंडी भैया, भिंडी रबी फसल है दोस्त, नहीं दोस्त, भिंडी है रबी फसल नहीं, एक नंबर ये ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन भैया ये जो गाजर हो गया, मटर हो गया, आप देखिए गाजर से कैसे आप याद रखिएगा, आप जब सरस्वती पूजा करते होंगे दोस्त, ठंडी के टाइम में करते होंगे, उस टाइम क्या हम लोग गाजर नहीं आते हैं खरीद के लेकर आते हैं सरस्वती पूजा में, तो गाजर क्या आ गया दोस्त यहाँ पे रबी फसल हो गया। मटर भी आप ठंडी के मौसम में जाके खेत से मटर तोड़ के खाते होंगे दोस्त, मटर हो गया, ठीक है। उसके मूली भी आपको क्या कहते हैं ठंड में ज़्यादा मिलता है, तो ये भी क्या हो गया रबी फसल हो गया, ठीक है। वहीं भिंडी आपको क्या, भिंडी तभी भी मिलता है दोस्त, ये भिंडी क्या रबी फसल नहीं होगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है दोस्त, क्या धान है, बिल्कुल भैया धान हमारा खरीफ फसल है दोस्त, ठीक है। चना भी नहीं, चना तो भैया आपको रबी फसल हो जाएगा, यही बात हो जाएगा इसका ऑप्शन सही।
मक्का और ज्वार, मक्का ज्वार धान, ये तीनों क्या होगा आपको खरीफ फसल होगा। चना आपको हो जाएगा किसका भी है, रबी फसल हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ए बी नंबर। ठीक है, फसल के आधार पर बेमेल बताइए। बेमेल देखिए, धान तो हो जाएगा, तो आपको कौन सा धान हो जाएगा आपको खरीफ फसल, मक्का हो गया खरीफ फसल, ज्वार हो गया और खरीफ फसल। लेके गेहूँ आपको कौन सा हो जाएगा, रबी फसल हो जाएगा। ठीक है, आइए, गेहूँ की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्च आवश्यक है बताइए। मध्यम ताप, मध्यम वर्षा, क्या ये बात चाहिए। मध्यम ताप और भारी वर्षा, गेहूं के उत्पादन मध्यम ताप और भारी वर्षा तो चाहिए नहीं। उच्चतम ताप और मध्यम वर्षा, ना उच्चतम ताप में गेहूं जल जाएगा। निम्न ताप में या निम्न वर्षा, निम्न ताप या निम्न वर्षा, इसका ऑप्शन डी नंबर सही होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन क्या है, ए नंबर दिया मध्यम ताप। ताप इसको मध्यम चाहिए और मध्यम वर्षा, वर्षा भी मध्यम होना चाहिए। ठीक है, भारत में जो गेहूं कृषि के लिए होता है 10 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए एवं लगभग 50 से 70 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता रहती है, जिसके मध्य ताप एवं मध्य वर्षा कहा जाता है। ठीक है, मध्य ताप, मध्यम ताप एवं मध्यम वर्षा गेहूं के लिए चाहिए। ठीक है, चाहिए। ठीक है, मध्यम ताप और मध्यम वर्षा के गेहूं के उत्पादन के लिए चाहिए। ठीक है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है दोस्त। नकदी, गन्ना आपका नकदी फसल हो जाएगा, जूट आपको नकदी फसल है, कपास आपको नकदी फसल होगा, लेकिन गेहूँ आपको नकदी फसल नहीं होगा। ठीक है, तो नकदी फसल में कौन कौन आ जाएगा दोस्त, गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि जो आदि जो हो जाएगा आपको क्या होते हैं, तिलहन, तंबाकू, ये सब क्या हो जाएगा दोस्त, नकदी फसल। निम्नलिखित में से किस समूह के, निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी होती है बताइए। अब गेहूँ हो गया, नहीं गेहूँ नकदी फसल नहीं हो गया। चना हो गया, ना भैया चना भी नहीं होगा। कपास, गन्ना, केला, ये जो कपास, गन्ना, केला हो जाएगा दोस्त, ये तीनों क्या होगा दोस्त, नकदी फसल होगा। कपास, गन्ना, केला। आगे बढ़िए, आगे से देश में भैया गेहूं का उत्पादन कम होने की आशंका से भारत ने चीन देश के साथ 15 लाख टन गेहूं आयात करने के अनुबंध किया था सोसाइटी के साथ ऑस्ट्रेलिया। भारत देश में क्या किया, ऑस्ट्रेलिया देश में क्या गेहूं का उत्पादन कम होने की आशंका से भारत ने क्या किया दोस्त, अपना 15 लाख टन गेहूं का आयात कर रहा है। ठीक है, तो आयात, भारत सरकार ने तो अनुसंधान की ऑस्ट्रेलिया से 15 लाख टन गेहूं का आयात समझौता किया। ठीक है, आगे बढ़ते चतुर्थ अग्नि अनुमान का विस्तार। वर्ष 2021 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना था। 2021 में गेहूं का उत्पादन था 109.5 मिलियन टन था। 109.5 मिलियन टन 2021 में गेहूं का उत्पादन था। ठीक है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया। ये निम्नलिखित में से कौन सा क्रम तीन बड़े, निम्नलिखित में कौन सा क्रम तीन बड़े उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है बताइए। से कौन सा क्रम तीन बड़े गेहूं उत्पादन में कौन कौन राज्य, क्या पंजाब है दोस्त, क्या उत्तर प्रदेश, हरियाणा। ओके, पंजाब, उत्तर हरियाणा मोस्टली आपको मक्का का खेती दिखेगा, बाजरा का खेती दिखेगा। ठीक है, ये भी बात नहीं होगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब ये भी नहीं होगा, मतलब होता है यहाँ पे सबसे अधिक हो जाएगा उत्तर प्रदेश में होगा, पंजाब में होगा, हरियाणा सबसे आगे होगा उत्तर प्रदेश। देखो भैया, प्राचीनकाल के दौरान तीन बड़े गेहूं उत्पादक राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक होगा, फिर पंजाब में, फिर हरियाणा में। ठीक है, गेहूं सबसे सर्वाधिक होगा। ठीक है, लेकिन जो सर्वाधिक गेहूं जो होता है, सर्वाधिक उत्पादक जो होगा समझिए उत्तर प्रदेश सबसे एक नंबर, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब। ठीक है, मध्य प्रदेश और पंजाब। ठीक है, पहले आ जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब। गेहूं में अधिकतम उत्पादक रहा है 2015 में भारत में कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है, क्या वो हरियाणा रहा है, पंजाब रहा है। 2015 भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य बताइए कौन सा है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है या बिहार है। मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है बताइए। मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है, धान की, सूर्यमुखी की, सरसों की, गेहूं की। इसका मही सुगंधा जब धान की बीजा धान फसल की प्रजाति है, मही सुगंधा धान फसल की प्रजाति है। ठीक है, धान के और धान के अन्य प्रजाति कौन हो गया तो आभा, अभय, आकाशी, अंबिका, बृहस्पति आदि ये सब क्या प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं, इसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। गेहूं और गन्ना के उत्पादन में हमारे उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक स्थान है। ठीक है,
चावल गेहूँ नहीं होगा, चावल चावल सर्वाधिक उपभोक्ताओं मिलेगा तो पश्चिम बंगाल में मिलेगा। गेहूँ और दाल ना, दाल भी नहीं मिलेगा तो गेहूँ और गन्ना सर्वाधिक उपभोक्ताओं उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। निम्नलिखित में गेहूँ के लिए, निम्नलिखित में गेहूँ की कौन से, निम्नलिखित में गेहूँ की कौन से प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है, बताइए। कौन से गेहूँ, कौन से प्रजाति जो है प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है, तो इसका होगा यह सोनरा, सोनरा, ठीक है। भारत में गेहूं की उत्पादकता वृद्धि के लिए कृषि वैज्ञानिक द्वारा गेहूं को बहुनी प्रजाति का विकास किया गया, जिसमें कि लार्मा रोजू, लार्मा रोजा, सुनारो, सोनारो, मेरू, एफ 20 देश के गेहूं उत्पादक राज्यों में किया गया। इन बहुनी किस्मों में सर्वश्रेष्ठ के स्थान पर भारत के गेहूं उत्पादक बने। महाराष्ट्र उत्तर आगे बढ़ते हैं। गेहूं में बौनापन का यह जीन है, बताइए कौन सा। हेरोइन 10 या जीडीयू, जीडीयू जेन या ओपेक दो, इनमें से कौन रहता है। गेहूं में बौनापन वाला दो मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त के पास। वर्ष 2006 साल से 2009 तक के दौरान भारत में गेहूं का उत्पादन बढ़ा है या घटा है, या उतार चढ़ाव महसूस करता है, बताइए। आजकल छात्रों के गेहूं उत्पादन कैसे बढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल का रोग है, बताइए। कौन सा रोग है गेहूं को फसल का ब्लास्ट, टीका, रस्ट या दस्त। ये जो रस्ट होता है, रस्ट, ये जो होता है रस्ट, गेहूं के फसल का जो रोग होता है, ठीक है। गेहूं का जो रोग होता है पीला पिस्ता, भूरा पिस्ता, काला पिस्ता, ये क्या होता है। रस्ट गेहूं के लिए फसल का रोग है, तो तीन प्रकार का होगा, तो पीला पिस्ता, भूरा पिस्ता और कल्याण सोना किस्म बताइए। कल्याण सोना किस्म किसका दो, चावल की, मक्का की, ज्वार की या गेहूं की। कल्याण सोना किस्म। करनाल बल बीमारी है, करनाल बल बीमारी है।
चलिए अब देखते हैं हम लोग खरीफ फसलों के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, धान की उत्पत्ति हुई, बताइए इसका क्वेश्चन। यूरोप से हुई, दक्षिण पूर्वी एशिया से हुई, दक्षिण अमेरिका में हुई, उपयुक्त में से कहाँ, बताइए। धान की जो उत्पत्ति हुई दक्षिण पूर्वी एशिया में हुई है। ठीक है, कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदेन और शुष्क शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है इसका, बताइए। बीज की कम आवश्यकता है, मीथेन का कम उत्पादन, या बिजली की या कम खपत, क्या हो जाएगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा धान की जो कृषि की जो धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों को बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, इसका परिणाम क्या होता है भैया, बीज की भी कम आवश्यकता होगी, मीथेन का कम उत्पादन होगा और बिजली की कम खपत होगी। इसका तीनों आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। निम्नलिखित फसलों में विचार कीजिए दोस्त। कपास, मूंगफली, धान, गेहूं, बताइए इनमें से कौन सा, भैया बताइए कौन सा खरीफ फसल है। खरीफ फसल जो दोस्त इसमें हो जाएगा दोस्त, आपको क्या कहते हैं, कपास की फसल हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा, धान हो जाएगा। ठीक है, आपको खरीफ फसल, ये क्या होगा, आपको रबी फसल हो जाएगा। ठीक है, चावल की खेती के लिए भैया आदर्श जलवायु परिस्थिति कितनी चाहिए दोस्त। चावल की खेती के लिए भैया वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से चाहिए, बिल्कुल सही बात है। 25 सेंटीमीटर के ऊपर का ताप चाहिए, इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, 100 सेंटीमीटर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का ताप चाहिए भैया, किसके लिए भैया, चावल की खेती के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से ये कौन सी एक खरीफ फसल है, बताइए। निम्नलिखित कौन सा एक खरीफ फसल है, बताइए। मसूर, सरसों तो आपको रबी फसल हो जाएगा दोस्त। ठीक है, खरीफ फसल है, खरीफ फसल तो सरसों आपको भैया रबी फसल हो जाएगा। खरीफ है, उसके बाद आलसी है, मसूर, ये भी मसूर भी आपको क्या रबी फसल हो जाएगा। आलसी भी रबी फसल है। सोयाबीन जो होगा दोस्त आपको खरीफ फसल होगा। देखो भैया भारत में 3 प्रकार का फसल होता है, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, रबी के भैया अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। वहीं खरीफ की बात करें तो खरीफ का होता है जून जुलाई में बुआई होता है और अक्टूबर नवंबर से कटाई होती है। जायद का, जायद बीज का फसल हो गया दोस्त, मार्च या अप्रैल में इसकी बुआई होती है और जून जुलाई से समाप्त हो जाता है। तो रबी फसल में कौन कौन आएगा दोस्त, गेहूं आएगा, जौ आएगा, चना आएगा, मसूर, सरसों, बरसीम आदि आ जाएगा। ठीक है, गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, बरसीम आदि हो जाएगा आपको खरीफ फसल में। वहीं रबी फसल में क्या आएगा, धान, मक्का, ज्वार, कपास। कपास आएगा आपको किसमें भैया, खरीफ फसल में। ठीक है, रागी, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, सोयाबीन, मूंगफली, तो कपास, कपास भी आ जाएगा आपको किसमें, खरीफ फसल में। धान, मक्का, ज्वार, कपास, रागी, बाजरा, अरहर, सोयाबीन और मूंगफली, ये सभी के खरीफ फसल में। और रबी में कौन कौन आए, गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, बरसीम। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, बताइए। खरीफ फसल कौन सा नहीं है दोस्त, बताइए। कपास तो आपको दोस्त खरीफ फसल हो ही जाएगा। ठीक है, मूंगफली भी खरीफ फसल हो गया, मक्का भी खरीफ, सरसों आपको रबी फसल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है, बताइए। अरहर, तूर, चना, मक्का एवं धान। बताइए खरीफ फसल कौन सा नहीं है दोस्त, आपको खरीफ फसल आपको धान हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, ये जो अरहर भी हो जाएगा, लेकिन ये चना होता है दोस्त, चना ही आपको रबी फसल हो जाएगा। ठीक है, रबी फसल का चना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित फसल में से कौन है भारत में प्रमुख खाद्यान्न है, बताइए। गेहूं का या मक्का का या दालें या चावल का, वो जगह आपका दोस्त चावल।
चावल क्या होता है भैया, भारत की भी प्रमुख खाद्यान्न फसल है, ठीक है। चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। दूसरे नंबर पे कौन आता है, गेहूं आता है भारत की। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है बताइए। गेहूं हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, जौ हो जाएगा, कौन सा भैया। जस्ट पर हम लोग चावल कहोगे भैया, चावल फसल कौन सी हो गया, चावल। उसके दूसरे नंबर पे कौन है, गेहूं आ जाएगा। भारत में निम्नलिखित में किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है बताइए। कहाँ गया भैया, धान। धान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, दूसरे नंबर पे गेहूं हो जाएगा। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत भैया सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है बताइए कहाँ, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में भैया, उत्तर प्रदेश में बताइए। चावल की खेती सबसे अधिक कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चतुर्थ अग्रिम रिपोर्ट के अनुसार चावल की खेती सर्वाधिक कहाँ होता है दोस्त, उत्तर प्रदेश में चावल की खेती सबसे अधिक होता है, ठीक है। भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन कितना है दोस्त। भारत में चावल चावल उत्पादन का औसत कितना है दोस्त। ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। 2021-22 के अनुसार से 2809 किलोग्राम होगा। 2809 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के वे चावल के कटोरा किसे कहा जाता है, चावल का कटोरा आपको किसे कहा जाता है दोस्त, वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है दोस्त, ठीक है। कृष्णा गोदावरी क्षेत्र को भी चावल का कटोरा किसे कहते हैं, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र को, ठीक है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को, ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन, आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश को भी चावल का कटोरा भी कहते हैं, ठीक है। ये चावल का उत्पादन आंध्र प्रदेश के या कुल कृषि क्षेत्र में 2.2 मिलियन हेक्टेयर चावल का उत्पादन किया जाता है। लगभग 2/3 चावल खरीफ फसल उत्पादन के अंतर्गत बोया जाता है, ठीक है। यहाँ चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र रायलसीमा क्षेत्र है, जो कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में होता है। बताइए किसको कहते हैं भैया, वो आंध्र प्रदेश को कहते हैं चावल के कटोरा, ठीक है। यहाँ लेके क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, चावल की खेती के अंदर सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित राज्यों में किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश में। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, किसमें होता है, देखो 2015 में दिया है भैया। धान की उत्पादकता, अच्छा अच्छा, उत्पादकता क्षेत्र कौन है, पंजाब हो जाएगा। लेकिन सबसे अधिक भूमि किसके पास है, तो भैया उत्तर प्रदेश के पास, ठीक है। धान की सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब में है, ठीक है, एग्रीकल्चर के रिपोर्ट के अनुसार। आगे बढ़ते हैं दोस्त। जया जया पद्मा व कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान सीरियल के भैया उन्नत किस्में हैं बताइए। जया पद्मा कृष्णा किसका है भैया, वो धान की भैया किस्म है, किसका है, धान का, ठीक है। जया पद्मा कृष्णा किसका भैया, किसका ये अथी है, उन्नत किस्म है, वो धान का हो जाएगा, ठीक है। अमन अमन धान उगाया जाता है कब दोस्त, ये उगाया जाएगा दोस्त जून जुलाई में बोया जाता है, ठीक है। अमन जन जून जुलाई में बुआई होगा, नवंबर दिसंबर कटाई हो जाएगा, ठीक है। वही आस और कार एक होता है धान की किस्म, ये जून जुलाई मई जून में बुआई होगा, सितंबर अक्टूबर में कटाई हो जाएगा, ठीक है। पूसा सुगंधा फाइव एक सुगंधित किस्म है, किसका दोस्त, पूसा सुगंधा फाइव, ये किसका हो जाएगा, धान का होगा। पूसा सुगंधा फाइव किसका होगा दोस्त, धान की किस्म हो जाएगा। बरानी द्वीप किस 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 फसल की किस्म है दोस्त, बरानी द्वीप भी आपको किसका, धान का फसल हो जाएगा। बरौनी द्वीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र सुगा सम्राट, लालामती आदि का धान का प्रजाति है। निम्नलिखित में कौन बासमती चावल का संकरा प्रजाति है बताइए। बासमती चावल का संकरा प्रजाति कौन है बताइए। पूसा सुगंधा 3 है, या पूसा सुगंधा 5, या बासमती पूसा बासमती 1। इसका आंसर हो जाएगा पूसा RH10। पूसा RH10 का बासमती चावल का संकरा प्रजाति। बासमती चावल के रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर कितना हो जाएगा, 15 से 20 किलोग्राम हेक्टेयर जो है। चावल की रोपाई होते हुए उपयुक्त बीज दर कितना होगा, 15 से 20 किलोग्राम हेक्टेयर, 15 से 20 किलोग्राम हेक्टेयर, ठीक है। ठीक है भैया, इसका सी नंबर से होगा 15 से 20 किलोग्राम हेक्टेयर। पंजाब चावल का महत्वपूर्ण निर्यातक है, क्या ये बात सही है। पंजाब जो है चावल का महत्वपूर्ण निर्यातक है, ये भी बात सही है। यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है, चावल के बाद उत्पादन अग्रणी है, चावल के उत्पादन में अग्रणी कौन होगा, उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, विजय बताए। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। जो अच्छा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक कौन हो गया दोस्त, पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है बताइए। कौन करेगा भैया, नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल क्या करेगा भैया, चावल फसल के उत्पादन में जैविक उर्वरक के लिए जैविक उर्वरक कार्य करता है, ठीक है। कथन का भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है, क्या ये बात सही है, बिल्कुल भैया।
पश्चिमी तट में जो होता है दोस्त, पश्चिमी तट में जो होता है, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत के पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है ना भैया, ये बात बताइए। पूर्वी तट में पश्चिमी तट की तुलना में भैया वर्षा कम होता है, लेकिन धान के उत्पादन का पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में अधिक होता है। ठीक है। विगत एक दशक में भैया भारत के किन एक निम्नलिखित फसल की एक उपयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी रही है, बताइए कहाँ पे रही है दोस्त, बताइए कहाँ पे? चावल में, दलहन में भैया, तिलहन में, क्या गन्ना में भैया? चावल में जगह का आंसर। ठीक है। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन राज्यों से प्राप्त होता है वो कौन कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा दोस्त आपको उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, या पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। इसका आंसर हो जाएगा तो बी नंबर में क्या है दोस्त? बी नंबर का पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश, ये सभी राज्य क्या हो जाएंगे दोस्त चावल उत्पादन करने में अग्रणी है। ठीक है। प्रश्नकाल में भैया देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल पश्चिम बंगाल सबसे अधिक, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर आंध्र प्रदेश राज्यों में होता है। ठीक है। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा देखा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में चावल उत्पादन में आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल सबसे अधिक हो जाएगा दोस्त। ठीक है। सबसे अधिक कौन होगा? पश्चिम बंगाल। अरे यार बोल रहा है आरोही क्रम में भैया अधिक कीजिए। ठीक है। आरोही क्रम तो भैया सबसे छोटा कौन हो जाएगा दोस्त? सबसे हो जाएगा छोटा आपको तमिलनाडु। तमिलनाडु हो जाएगा दोस्त, उसका पंजाब आ जाएगा दोस्त, फिर कौन आ जाएगा? आंध्र प्रदेश, तब जाकर भैया पश्चिम बंगाल। सबसे कहता है आरोही क्रम में सबसे अधिक कौन? पश्चिम बंगाल उत्पादन करता है, फिर आंध्र प्रदेश करेगा। ठीक है। फिर उसका पंजाब, फिर कौन भैया? तमिलनाडु। ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में चावल का अधिक उत्पादक है, भारत में चावल का अधिक उत्पादक कौन है भैया? आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु या बिहार में? बताइए। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक होगा। ठीक है। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ अधिक वर्षा होती है, कितना? 100 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भैया संकर धान की खेती के लिए अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है? दोस्त क्षेत्रफल से उत्तर प्रदेश में जाएगा। ठीक है। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक कौन? अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं दोस्त, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब। ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पंजाब, पंजाब के उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश आए। फिर पंजाब को आगे कैसे कर दिया भाई? पश्चिम बंगाल उत्पादक क्षेत्र में कौन? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ऐसे ना आएगा जी। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बाद में पहले पंजाब। इसका ऑप्शन तुमको कोई नहीं लगता है। ठीक है। यहाँ ऑप्शन सी मारा है, लेकिन इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो पंजाब उत्तर प्रदेश आगे कैसे? पंजाब पीछे होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित राज्यों में उनके चावल उत्पादन का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए भैया। आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम। सबसे पहले आएगा पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश आएगा, फिर क्या होते हैं? फिर आएगा दोस्त आपको पंजाब, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है। इसका आ जाएगा 4, 3, 2, 1। आगे बढ़ते हैं। भारत में राज्यों में कौन सी भैया राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? भैया चावल का सर्वाधिक उत्पादन कौन करेगा दोस्त? वह पंजाब का। भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन कौन करेगा? पंजाब करेगा। ठीक है। प्रश्नकाल 2021 के अंतरिम अनुमान के अनुसार भारतीय राज्य में चावल की सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब राज्य द्वारा किया गया, जबकि कुल चावल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान पश्चिम में। उत्पादन में कौन होगा दोस्त? पश्चिम बंगाल। उत्पादकता में कौन होगा दोस्त? तो हो गया पंजाब। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती है दोस्त? बताइए। जायद में कौन सा? मूंग एवं उड़द। ये कौन सी फसल जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? मूंग एवं उड़द को उगाया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? रोपाई किस फसल का होता है? धान का भैया हम लोग रोपाई करते हैं। ठीक है। कभी सुने हैं सरसों का रोपाई करते हैं, गेहूँ या मक्का का? नहीं, धान का रोपाई करते हैं। फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही नहीं है? बताइए। चावल में पश्चिम बंगाल सही है, गेहूँ में उत्तर प्रदेश सही है, कपास में गुजरात में भी सही है, राई सरसों पर राजस्थान। ये बात क्या सही है? राजस्थान भैया कपास सब ये सही है दोस्त, इसमें कोई गलत है ही नहीं दोस्त। आगे बढ़ते हैं। भारत के राज्यों को वर्ष 1819 के चावल उत्पादन में सही आरोही क्रम सुनिए।
सबसे चावल उत्पादन में सबसे अधिक होगा पश्चिम बंगाल। फिर कौन हो गया भैया, उत्तर प्रदेश। पंजाब, राजस्थान हरियाणा, इसका कोई नहीं होगा दोस्त, ठीक है। पश्चिम बंगाल आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, फिर पंजाब आएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन कोई नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें दोस्त, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक कौन पश्चिम क्या बोलता है, भारत में चावल उत्पादक राज्यों में कर्मियों से सही आरोही क्रम को चुनिए भैया। सिंपल है, सबसे आएगा पश्चिम बंगाल आएगा, फिर क्या होते हैं उत्तर प्रदेश आएगा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब। बी नंबर मारिए ऑप्शन। क्या बोलता है ऑप्शन में, बी नंबर दिया है। अच्छा, आरोही क्रम में बोला, आरोही क्रम में, सॉरी आरोही क्रम में सबसे पहले कौन आएगा दोस्त, आंध्र प्रदेश सबसे कम, फिर उसका पंजाब उससे अधिक, फिर उत्तर प्रदेश उससे अधिक, सबसे अधिक कौन हो गया, पश्चिम बंगाल। यहाँ क्या बोल रहा है दोस्त, आप देखिए आरोही क्रम में चुना, सबसे कम मतलब बढ़ते क्रम में जाइए, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, फिर ऐसे करके। पौधे में कौन सा पौधा, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है दोस्त। जो भी दलहन पौधा होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होगा, तो चना दलहन पौधा है दोस्त, मटर भी आपको स्थिरीकरण वाला पौधा है, सेम भी हो जाएगा, लेकिन धान क्या होगा दोस्त आपको ये नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी है दोस्त, नकदी फसल आपको कौन सा फसल नहीं है, जूट हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा क्या, नहीं, मूंगफली भी हो जाएगा गन्ना, लेकिन ये ज्वार नहीं होगा दोस्त, ज्वार नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पिछले 5 वर्षों में भैया खरीफ फसल के खेतों का संदर्भ या निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, क्या यह बात सही है, बिल्कुल सही है भैया। ज्वार और खेती के अंतर्गत भैया, तिलहन के खेती के अंतर्गत क्षेत्र का तुलना अधिक है, नहीं भैया। कपास में भैया क्या आता है, कपास की खेती का क्षेत्र गन्ना की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है, यह बात सही, बिल्कुल सही है, ठीक है। 1 और 3 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है नकदी फसल का भी क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। वह फसल उपोष्ण प्रकृति का है, इसके लिए कठोर पाला हानिकारक है, विकास लिए कम से कम 210 पाला रहित दिवस में 500 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है, बात सही है। हल्की सुव्यवस्थित मृदा जिनमें नमी धारण करने की क्षमता है, इन क्षेत्र के लिए आदर्श रूप से अनुकूलन या फसल कौन है, कपास। ये फसल कपास के लिए क्या 5 से 6 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है दोस्त, वो करेगा दोस्त का उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत। उत्तर पश्चिम एवं पश्चिमी भारत का कपास का अधिक उत्पादन करता है दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसका ऑप्शन। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन हो गया, सबसे बड़ा कपास उत्पादक महाराष्ट्र हो गया। भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादक कौन सा हो गया दोस्त, महाराष्ट्र, ठीक है। प्रश्न काल में महाराष्ट्र कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2021 में भारत के अग्रणी 3 कपास, अब जो हो गया गुजरात हो गया, अब कौन हो गया कपास में, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, ठीक है। निम्नलिखित में से किन जिलों में कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है, बताइए किसे कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं खंडवा एवं खरगोन। खंडवा एवं खरगोन में क्या कपास की खेती के लिए क्या सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो है खंडवा एवं खरगोन जिले में कपास की खेती के लिए सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में कौन से फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है दोस्त, बताइए। अभी पर हम लोग कपास, ठीक है। खंडवा खरगोन जिले को क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश सफ़ेद सोना जिला कहते हैं। भारत कपास और पौधे का अधिक निवास है, बताइए। भारत कपास के पौधे का आदि निवास है कहाँ पे दोस्त, क्या यह बात सही है, बिल्कुल ये बात सही है दोस्त, ठीक है। उसका भारत विश्व में भारत का पहला देश है जहाँ कपास को संकल्प किस्म विकसित रूप उनके परिणाम स्वरूप उत्पादन होता है, ये भी बात सही है। कपास की रेशे प्राप्त होती है, बताइए। कपास की रेशे प्राप्त होती है किसे, पर्ण से, बीज से, तने से, मूल से। कपास की रेशे प्राप्त होती है किससे, बीज से होती है, किससे प्राप्त होता है, बीज से प्राप्त होता है, ठीक है। ठीक है भैया। महाराष्ट्र में भैया काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास के गन्ने के फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण क्या होता है, बताइए। इसका कारण क्या है दोस्त, सिंचाई सुविधा के प्रसार कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है, बताइए। महाराष्ट्र में क्या होता है, काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास के गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, इसका कारण क्या है, इस क्षेत्र में या कपास उत्पादन का घटना, इस क्षेत्र के जलवायु में समान परिवर्तन होना, या इस सिंचाई सुविधा का प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है, ये बात इसका सही हो जाएगा दोस्त। तो सिंचाई सुविधा यहाँ भैया बहुत अधिक होता है, ठीक है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी के क्षेत्र में क्या कपास के गन्ने का फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका मुख्य कारण यह है कि सिंचाई सुविधा के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने और कृषि के अनुकूल बन गया है, ठीक है। गन्ने के लिए फसल अधिक लाभप्रद है यहाँ पे।
भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक होता है दोस्त? अभी हम लोग पढ़ गया पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक है। ठीक है। अब 2021 के अनुसार कहाँ गया दोस्त? पंजाब। पंजाब में सर्वाधिक उत्पादकता होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, कहाँ है दोस्त? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं? सूती मिल कहाँ पे सबसे अधिक दोस्त? मध्य प्रदेश, गुजरात में। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक आपको सूती मिल कहाँ मिलेगा दोस्त? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से भैया कौन सी फसल भैया न्यूनतम जल दक्षता वाला भैया फसल है? न्यूनतम जल दक्षता किसका होगा? गन्ना। गन्ना भैया सबसे कम दर में सूरजमुखी, अरहर, बाजरा सबसे अधिक जल ग्रहण करता है। भारत में किस राज्य में भैया गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? सबसे अधिक भूमि कहाँ पे आ जाएगा दोस्त? उत्तर प्रदेश में गन्ना की खेती के लिए सबसे अधिक भूमि है। भारत के निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत सबसे शुद्ध सकल कृषि क्षेत्रों के सिंचित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिशत है भैया? वो आ जाए गन्ना। गन्ना का सबसे अधिक भैया परसेंटेज है। ठीक है। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्य भैया घटते क्रम में बढ़ाइए। सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गन्ना होगा, फिर महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश में। इसका ऑप्शन बी नंबर सबसे अधिक कहाँ? उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश में। ठीक है। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन हो गया दोस्त? वो हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद कौन हो गया दोस्त? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कौन? कर्नाटक। कर्नाटक के बाद कौन? गुजरात। गुजरात के बाद तमिलनाडु। भारत में किन राज्यों में गन्ना सबसे अधिक पैदा होती है दोस्त? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का हो गया दोस्त बिहार में, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना होता है। ठीक है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। गन्ना उत्पादन 2013 में राज्यों को भैया अवरोही क्रम में समझाइए। अवरोही क्रम में भैया सबसे अधिक कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में भैया सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, फिर उसके बाद कौन आ गया दोस्त? महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। गन्ना चीनी उत्पादन प्रक्रम में भी है। सीरा एक उत्पादक है क्या? ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है। चीनी कारखाने में, चीनी मिलों में निकली गई भैया कोई भाप बनाने के लिए भैया बॉयलर में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। ये बात सही है ना भैया? कच्चे सामग्री के रूप में कच्चे, हाँ भैया ये जो सोच समझ आते हैं बात सही है दोस्त, गलत हो गया। कहाँ एक मिनट इसको फिर से हम समझा देते हैं। चीनी कारखाने में, चीनी मिलों में निकली गई खोया भाप के लिए बॉयलर में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। यह बात बिल्कुल सही है। तो कच्ची सामग्री के रूप में केवल गन्ना ही चीनी का उत्पादन होता है, ना लिया वाली बात तो गलत वाली बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गन्ना उत्पादन के लिए व्यावहारिक उपागम का, जिसे भैया धारणीय गन्ना उपागम के रूप में जाना जाता है। क्या महत्व? कृषि के पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। क्या यह बात सही है दोस्त? बिल्कुल सही बात। कृषि के पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत कम होती है। इसमें च्वेन ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल भैया। इसमें रासायनिक और कार्बनिक उर्वरक का बिल्कुल सही इस्तेमाल नहीं होता है। ये वाली बात सही है? नहीं भैया, गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद क्या कृषि के प्रारंभिक पद्धति में इसका अंतर ज़्यादा या गुंजाइश है? क्या बात सही हो जाएगा? इसका बात होगा 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पौधे के बढ़ने के अवधि में अधिक वर्षा हो जाए। पौधे के बढ़ने का अवधि में अधिक वर्षा हो जाए, या पकने की अवधि में पाला गिर जाए, या पौधे बढ़ने की अवधि में भैया तापमान में कमी या वृद्धि हो जाए। ठीक है, या पकने की अवधि में तापमान बहुत अधिक हो जाए। इसका ऑप्शन होगा बी, नंबर बी सही हो जाएगा। यह गन्ना कटिबंधीय जलवायु पौधा है जिसके लिए भैया उच्च तापमान चाहिए कि 27 डिग्री से 75-100 सेंटीमीटर का वर्षा चाहिए होती है। अतः पकने की अवधि में पाला गन्ना में शर्करा की मात्रा को न्यूनतम करता है। पाला क्या करता है दोस्त? गन्ना शर्करा न्यूनतम करता है। ठीक है। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणीय उत्पादक कौन हो गया दोस्त? लोग उत्तर प्रदेश पढ़े हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ठीक है। निम्नलिखित में कौन 2015-16 में भारत में वृहद चीनी उत्पादन वाले थे? राज्य था भैया महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीनी उत्पादन में संबंधित कौन सा सही होता है? विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% है, या भैया भारत में चीनी उत्पादक दूसरे सबसे बड़ा कृषि उद्योग है? यह बात सही है?
जब यह भारत में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है या भारत की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइए कौन सा सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, 3। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, ठीक है, ये 3, 1, 2, 3 का सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र होता है। शक्कर नगर चीनी का प्रमुख उत्पादक केंद्र, यह कहाँ पे है दोस्त, ये हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर प्याला कहा जाता है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर प्याला कहा जाता है दोस्त, बताइए कौन सा, वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्याला चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, उत्तर प्रदेश को। निम्न के राज्यों में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं दोस्त, अभी जस्ट करें उत्तर प्रदेश को। 1903 में भारतवर्ष में प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई, बताइए कहाँ पे भी है, प्रतापगढ़ में चीनी मिल स्थापित की गई थी। उसके बाद गन्ने के प्रति एकड़ किन कारकों में उत्तर भारत के दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग और समर्थन अर्थव्यवस्था सहायता मिले। गन्ने के प्रति एकड़ उत्तम उत्पादन या गन्ने में शर्करा का अधिक होना, क्या ये बात सही हो जाएगा। या पेराई का अधिक लंबा मौसम होना, बताइए कौन सा सही हो, इसका हो जाएगा दोस्त गन्ने का प्रति एकड़ उत्तम उत्पादन होना। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा गन्ने में शर्करा का अधिक होना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पेराई का अधिक लंबा मौसम होना, ये भी बात सही है। ये सस्ता श्रम होना, ये गलत बात हो जाएगा। ठीक है, गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है, बताइए गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है कहाँ पर भैया, लखनऊ में, श्रावस्ती में, कोयम्बटूर में भैया गन्ना का प्रजनन कार्य किया जाता है। ठीक है, कोयम्बटूर में सभा में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई है। गन्ने का बीज उत्पादक किया जाता है, बताइए बीज उत्पादक हो जाएगा दोस्त, अभी जस्ट करें हम लोग कोयम्बटूर में। ठीक है, गन्नों की अर्धशाला फसल पकने के लिए समय लेती है कितना दोस्त, 18 में। ठीक है, चीनी या उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित होता है, क्या यह बात सही है, बिल्कुल ये बात सही है। ठीक है, दक्षिण भारत में सबसे अधिक विकसित अच्छी गन्ने के प्रति हेक्टेयर पैदावार का गन्ने के रस की जो मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक होता है, क्या यह बात सही है, बिल्कुल ये भी बात सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादक कम है, यह बात सही है, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई है, यह भी बात सही है। ठीक है, आइए अब देखिए सीओ 1148 महत्वपूर्ण प्रजाति है किसका दोस्त, ये गन्ना का। ठीक है, ठीक है दोस्त, आपको तो ठीक है दोस्तों, अब हमको आज की टॉपिक को यहीं पे रखते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक को कल देखेंगे। आज की टॉपिक हम लोग का गन्ना कर देते हैं। ठीक है, कल से चलेगा आगे का टॉपिक फिर बन जाएगा, जो ये बचा हुआ टॉपिक है हम लोग कल आपको कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। चलिए आज के लिए इतना, कल मिलते हैं। कल जिनको भी वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।